मेरा पुनर्जन्म पंजीहुआ चिड़ियाघर में एक काले बाघ के रूप में हुआ, लेकिन मैंने कभी भी जानवरों के रखवाले का दिन में 9 बार दिया जाने वाला खाना नहीं खाया। इसके बजाय मैं हर दिन कसरत करता रहा और एक जंगली जानवर की तरह लड़ने की अलग अलग तकनीकों का अभ्यास किया। ऊपर से 36 तरह की पकड़ने की तकनीकें और नीचे से शाओलिन की 12 तरह की किक्स। ये सब मेरी रोज की गतिविधियां थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि जल्द ही पूरी दुनिया में एक खूनी बारिश होने वाली है। उस समय सभी तरह के जानवर और पौधे पागलों की तरह विकसित होंगे और इंसानों के बीच भी शक्तिशाली शक्तियों वाले लोग सामने आएंगे। मेरे पिछले जन्म में मुझ में एक शक्ति तो जागी थी, लेकिन वो शक्ति बहुत ही बेकार थी। कई सालों तक किसी तरह जिंदा रहने के बाद आखिरकार मुझे एक शक्तिशाली जानवर ने एक ही पंजे में मार डाला था, और इस काले बाघ में पिछले जन्म में शक्ति जागने के बावजूद एसएसएस ग्रेड की निगलने की टियानफो वाली क्षमता थी, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा होने की वजह से उसमें लड़ने की जरा भी ताकत नहीं थी। उसे एक सफेद बाघ ने मार डाला था, जो खुद भी पुनर्जन्म लेकर आया था, और उसने उसकी क्षमता का क्रिस्टल खा लिया था। इस सफेद बाघ ने क्षमता का क्रिस्टल खाकर काले बाघ की टियानफो वाली क्षमता हासिल कर ली थी। दूसरे जीवों की टियानफो वाली क्षमताओं को लगातार निगलकर वो तेजी से शक्तिशाली बन गया। उसने एक बार अकेले ही 3 बीस्ट एम्पर से लड़ाई की थी और उन्हें मार डाला था। उसकी ताकत बेहद भयानक थी। अब जब मेरा पुनर्जन्म इस काले बाघ के शरीर में हुआ है, तो जाहिर है कि मैं उस दर्दनाक घटना को दोबारा नहीं होने दूंगा। मम्मी, जल्दी देखो, एक और बड़ा बाघ आया है। टेम्पर्ड ग्लास के बाहर एक छोटी लड़की ने उत्साह से बाड़े में एक बाघ की ओर इशारा किया। बाघ के बाड़े के दरवाजे पर एक मजबूत शरीर वाला सफेद बाघ धीरे धीरे बाड़े के अंदर आ रहा था। उस सफेद बाघ में राजाओं जैसी शान साफ दिख रही थी। वो एक बाघों के राजा की तरह था, बिना गुस्सा किए भी रौबदार लग रहा था। मैं जानता था कि यह नया आया सफेद बाघ वही है जिसने पिछले जन्म में काले बाघ को मारा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में काला बाघ मारा गया था। सिर्फ उसके स्वाभाविक रूप से निकलने वाले रौब ने ही बाकी सभी बाघों को दबा दिया था। बाघ के बाड़े में मेरे और इस सफेद बाघ के अलावा 2 और बाघ भी बंद थे। लंबे समय से उन्हें खाना खिलाया जा रहा था, इस वजह से वे अपनी जंगली प्रवृत्ति बहुत पहले ही खो चुके थे। हर दिन वे या तो खाते थे या सोते थे, इसलिए उनके शरीर पर चर्बी चढ़ गई थी। सफेद बाघ के शरीर से निकलने वाली खूंखार आहट को महसूस करने के बाद दोनों बाघों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और उनमें इस नए बाघ को परेशान करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ये 2 बेकार जानवर, इन 2 पेटू और आलसी मोटे बाघों को देखकर मेरे मन में उनके लिए बहुत तिरस्कार था। अगर यह पहले होता तो मैं सच में इस सफेद बाघ का सामना नहीं कर पाता, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे कुचल सकता हूँ। अब बस खूनी बारिश वाली रात का इंतजार है। जैसे ही सफेद बाघ के शरीर में क्षमता का क्रिस्टल बनेगा, मैं एक ही झटके में उसे मारकर निगल जाऊंगा। तब मैं इस सफेद बाघ की टियानफो वाली क्षमता हासिल कर लूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस सफेद बाघ में कौन सी टियानफो जागेगी, लेकिन उसके रौब को देखते हुए लगता है कि जागने वाली क्षमता बहुत कमजोर नहीं होगी। समय तेजी से बीत गया और बदलाव का दिन आ गया। जैसे ही रात हुई, दिन भर शोरगुल से भरा चिड़ियाघर धीरे धीरे शांत हो गया। मैंने गहरी नींद में सो रही सफेद बाघ पर एक नजर डाली। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। आज आधी रात को खूनी बारिश होने वाली थी, और यही वो समय है जब दुनिया भर में विकास का युग शुरू होगा। और अब आधी रात होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। कोई भी गलती न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मैंने पहले सफेद बाघ को बुरी तरह घायल करने का फैसला किया, ताकि मैं पहले ही मौके पर उसके शरीर से क्रिस्टल निकाल सकूं। ये सोचते ही मैं ठंडी नजरों से उसकी ओर बढ़ गया, और उसके बाद एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कुछ ही देर बाद सफेद बाघ जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा था। मैंने ठंडी नजरों से बाकी 2 बाघों को देखा, जो लगातार दहाड़ रहे थे लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं सफेद बाघ के शरीर के पास पहरा देने लगा और चुपचाप आधी रात का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे एक मिनट और एक सेकंड बीतता गया, अचानक कानों को फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। ऊपर आसमान में रात का नजारा अचानक बदल गया। घने काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। आखिरकार यह शुरू होने वाला था। यह नजारा देखकर मेरी बाघ जैसी आंखों में एक सुनहरी चमक आ गई। अगले ही पल बादलों से कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज आई और आसमान से मटर के दानों जैसी खूनी बारिश होने लगी। बाकी 2 बाघ बारिश से बचने के लिए सीधे एक बड़े पेड़ के नीचे भाग गए, जबकि मैं अधमरे
सफेद बाघ को एक खुली जगह पर घसीटकर ले आया और अपने पूरे शरीर से खूनी बारिश का सामना करने लगा। मैंने इस अभूतपूर्व खूनी बारिश से बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। ये दुनिया के सभी जीवों के विकास की कुंजी है और विकास के लिए जरूरी ऊर्जा का स्रोत भी। सीधे खूनी बारिश से ऊर्जा को ग्रहण करना पहले विकास को और भी ज्यादा उत्तम बना देगा। तेज बारिश के बीच मैंने अपनी बाघ जैसी आंखें कसकर बंद कर लीं और खूनी बारिश को अपने पूरे शरीर पर पड़ने दिया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। अचानक एक बेचैन कर देने वाली गर्मी का एहसास हुआ जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। गर्मी का एहसास और भी तेज होता गया और आखिर में ऐसा लगा जैसे शरीर में आग लग गई हो। मैं जोर से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरे शरीर की कोशिकाएं पागलों की तरह बदल रही हैं। शरीर के फटने जैसा तेज दर्द धीरे धीरे मेरी चेतना पर हावी हो गया और जब मेरे शरीर में ये बदलाव हो रहा था उसी समय मेरे बगल में पड़ा सफेद बाघ भी बुरी तरह से ऐंठने लगा। वो बहुत दर्द में लग रहा था। मेरे तेज पंजों से उसके शरीर पर लगे घाव हैरान करने वाली तेजी से ठीक हो रहे थे, जिसे साफ देखा जा सकता था। और पेड़ के नीचे छिपे दोनों बाघों की हालत भी अच्छी नहीं थी। वे बेचैनी और गुस्से में गुर्रा रहे थे। पूरे चिड़ियाघर में समय समय पर किसी न किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ बिजली की गरज के कारण किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरे शरीर का दर्द आखिरकार खत्म हो गया। इस समय मेरा आकार 3 मीटर से बढ़कर 5 मीटर हो गया था। मेरे काले बाल और भी ज्यादा घने और काले हो गए और उनकी बनावट मोटी और सख्त थी, जैसे स्टील की सुइयां हों। मेरे तेज पंजे और दांत तो ऐसे लग रहे थे जैसे पिघले हुए लोहे से बने हों, जिनसे एक भयानक ठंडी चमक निकल रही थी। अपने अंदर मौजूद जबरदस्त ताकत को महसूस करते हुए मैं आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसी समय मेरे दिमाग में एक याद उभरी, जैसे मेरे खून की कोई पुरानी शक्ति जाग गई हो। निगलना, दूसरे जीवों की प्राकृतिक काबिलियत को लगातार निगलकर उन्हें अपना बना लेना। वाकई यह निगलने की ही काबिलियत है। मैं बहुत उत्साहित हो गया। चाहे खूंखार जानवर हो या इंसान, जागृत हुई प्राकृतिक काबिलियत की ताकत उनके अपने खून की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। खून जितना बेहतर होगा, जागृत हुई काबिलियत उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। और इंसानों की काबिलियत और खूंखार जानवरों की प्राकृतिक क्षमता दोनों को निम्न से उच्च तक 9 स्तरों में बांटा गया है, जो है एफ ग्रेड, ए ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और स ग्रेड। एसएसएस ग्रेड मेरी अपनी प्राकृतिक काबिलियत निगलना एसएसएस ग्रेड की है। एक नया जीवन मिलने के बाद मेरा लक्ष्य स्वाभाविक रूप से खूंखार जानवरों का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना है। अब तुमसे निपटने का समय आ गया है। मेरी ठंडी नजरें मेरे बगल में पड़े सफेद बाघ पर टिकी थी। शुरुआती विकास पूरा हो चुका था। इस समय उस बाघ के शरीर के अंदर काबिलियत का क्रिस्टल कोर जरूर बन गया होगा। अगर मैं उसके क्रिस्टल कोर को निगल लूं, तो मैं उस सफेद बाघ की प्राकृतिक काबिलियत हासिल कर सकता हूँ। खूनी बारिश से गुजरने के बाद उस बाघ के शरीर के घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उसके शरीर से एक खूंखार जानवर जैसी ऊर्जा निकल रही थी और इस समय वो बाघ कुछ हैरान परेशान लग रहा था। पुनर्जन्म लेने वाले के तौर पर उसने जाहिर तौर पर यह नहीं सोचा था कि वो नाकाम हो जाएगा। मुझे पास आते देखकर और मेरे शरीर से निकल रहे जानलेवा इरादे को महसूस करके वो थोड़ा डरकर पीछे हट गया। मैं जोर से दहाड़ा और सीधे अपनी प्राकृतिक काबिलियत को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल मेरे शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी। मेरे पंजों पर तो आंखों को चुभने वाली धातु जैसी चमक थी। यह नज़ारा देखकर वो बाघ बेचैनी से दहाड़ा। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। मेरी आंखों में कोई रहम नहीं था, बिल्कुल ठंडी और बेरहम। अपने नुकीले पंजे लहराए और सीधे उस पर झपट पड़ा। सफेद बाघ की दर्दनाक चीखों के बीच मैंने बेरहमी से उसके शरीर को चीर डाला और अंदर से एक क्रिस्टल निकाला जो अंडे के आकार का काला क्रिस्टल था। चारों तरफ सुर्ख लाल खून बह रहा था। तुरंत ही खून की तेज गंध पूरे पार्क में फैल गई। मुझे सफेद बाघ को बेरहमी से मारते हुए देखकर बचे हुए 2 बाघ डर के मारे कांप रहे थे और उनकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। और इस पल मैं अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल को देख रहा था। मेरी बाघ जैसी आंखों में एक जलन थी। अगले ही पल मैंने सीधे अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल को निगल लिया। तुरंत ही एक शक्तिशाली ऊर्जा मेरे शरीर में घूमने लगी। आखिरकार वो मेरे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा क्रिस्टल के साथ एक हो गई। इस पल मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी ताकत एक बार फिर काफी बढ़ गई है। बाद की पीढ़ियों के लोगों ने इंसानी अलौकिक शक्तियों वालों
और खूंखार जानवरों की ताकत के हिसाब से ताकत को लेवल 1 से लेवल 9 में बांटा है। लेवल 9 के ऊपर और भी ज्यादा शक्तिशाली किंग और एम्परर लेवल हैं। अपने शरीर में बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी ताकत पहले ही लेवल के मध्य तक पहुंच गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सफेद बाघ का ऊर्जा क्रिस्टल आखिरकार पूरी तरह से समा गया। उसी समय जानकारी की एक लहर मेरे दिमाग में दौड़ गई। उन्माद, जो पल भर में शारीरिक ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है। मेरा दिल अचानक खुशी से भर गया। इस सफेद बाघ ने असल में एक लड़ाकू किस्म की प्राकृतिक क्षमता को जागृत किया था। इस पल मेरा दिल बड़ी बड़ी इच्छाओं से भर गया। मेरे पिछले जन्म में ये सफेद बाघ अपनी निगलने की क्षमता के कारण एक ही लड़ाई में मशहूर हो गया था, लेकिन इस जन्म में मैं उसकी जगह लूंगा और नया सबसे शक्तिशाली बनूंगा। आसमान में खून की बारिश अभी भी जारी थी। अब जब मेरी जागृति पूरी हो चुकी है तो मैं इस भारी बारिश का फायदा उठाकर चिड़ियाघर से निकल सकता हूँ। आखिरकार ये इंसानों का इलाका है। पूरी तरह से बड़ा होने से पहले मैं निश्चित रूप से बंदूकों के हमलों का सामना नहीं कर पाऊंगा। निगलने की क्षमता वाले एक खूंखार जानवर के रूप में जंगल में लौटना और दूसरे खूंखार जानवरों का शिकार करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। और जंगल के अंदर खून और ऊर्जा के संचार के कारण कुछ पौधे भी विकसित हो गए हैं और उन पर तरह तरह के दिव्य खजाने उग आए हैं। ये दिव्य खजाने चाहे खूंखार जानवर खाएं या इंसान, दोनों को ही बहुत फायदा हो सकता है। मेरे पिछले जन्म में जियांगहाई शहर के बाहरी इलाके में डाली पर्वत श्रृंखला में विकास की शुरुआत में ही एक थंडर सोर्स फ्रूट उगा था। अगर मैं उसे पहले हासिल कर सकूं और उसे निगल लूं तो मैं बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर पाऊंगा। ये सोचकर मैं टेम्पर ग्लास के सामने आया। मैंने मन में सोचा और सीधे अपनी उन्माद की क्षमता को सक्रिय कर दिया। मैंने अपने लोहे जैसे पंजे लहराए और आसानी से सख्त टेम्पर ग्लास को काट दिया। फिर अपनी याददाश्त के सहारे मैं चिड़ियाघर के गेट की ओर चल पड़ा। अचानक मेरा शरीर रुक गया। मेरी नजरें तुरंत तेज हो गईं। मैंने पार्क के अंदर एक खूंखार जानवर की मौजूदगी को महसूस किया। लगता है इस चिड़ियाघर में दूसरे जानवर भी अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को सफलतापूर्वक जागृत करके लेवल 1 के खूंखार जानवर बन गए हैं। एक पल झिझकने के बाद मैं उस ऊर्जा का पीछा करते हुए धीरे धीरे पास गया। साथ ही मैंने अपनी खुद की ऊर्जा को छिपा लिया। चूंकि एक खूंखार जानवर जागा है तो उसने जरूर कोई प्राकृतिक क्षमता जागृत की होगी और उसके शरीर में एक ऊर्जा क्रिस्टल बन गया होगा। मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा अच्छा मौका नहीं जाने दूंगा। बहुत जल्द मैं उस ऊर्जा का पीछा करते हुए चिड़ियाघर के रेंगने वाले जानवरों के इलाके में पहुंच गया। जैसे ही फुफकारने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लगता है ये खूंखार जानवर कोई सांप है। बाहर लगे टेम्पर्ड ग्लास के पार से मैंने अंदर मौजूद खूंखार जानवर का रूप देखा। मैंने एक विशाल अजगर देखा जो पूरे 10 मीटर लंबा था। उसके पूरे शरीर से हल्की चांदी जैसी चमक निकल रही थी, जैसे कि वो पपड़ियां हों। लेकिन ये चांदी का अजगर इस वक्त बहुत दर्द में लग रहा था और उसका खूनी मुंह खुला हुआ था। उसके मुंह से हैरान कर देने वाली ठंडी हवा निकल रही थी। चांदी का अजगर जहां से भी गुजरता वहां बर्फ की एक परत जम जाती। ये तो एक विशाल अजगर था जिसने बर्फ की प्राकृतिक शक्ति जगा ली थी। मेरी आंखों में एक तेज चमक कौंधी। जाहिर है कि इस चांदी के अजगर का विकास अभी अभी पूरा हुआ था। वो अभी तक अपनी शक्तियों से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। हमला करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका था। ये सोचकर मैंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। मैंने तुरंत अपने नुकीले पंजे घुमाकर सामने का शीशा तोड़ दिया। अचानक हुई इस हरकत ने तुरंत चांदी के अजगर का ध्यान खींच लिया। मेरे शरीर से निकल रही खूंखार जानवर की गंध को महसूस करके चांदी का अजगर तुरंत सतर्क हो गया। उसकी सांप जैसी आंखों में खूंखार चमक थी। मैंने जरा भी संकोच नहीं किया। मैंने सीधे अपनी उन्मादी शक्ति को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही एक भयानक शक्ति मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे बाघ का शरीर तुरंत बड़ा हो गया और मैं सीधे चांदी के अजगर की ओर भागा और चांदी के अजगर ने दहाड़ते हुए अपनी विशाल पूंछ घुमाकर मुझ पर हमला कर दिया। खूंखार जानवरों से लड़ने के अपने पिछले जन्म के अनुभव की वजह से मैंने आसानी से उसके हमले से बचते हुए अपने नुकीले बाघ के पंजों से मौके का फायदा उठाकर उसके शरीर पर वार कर दिया। काले सोने से ढले मेरे बाघ के पंजों ने बड़ी आसानी से उसके चांदी जैसे शरीर पर एक गहरा लाल घाव बना दिया, जैसे खून का फव्वारा फूट पड़ा। चांदी के अजगर को तुरंत दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द भरी दहाड़ मारी और फिर अचानक अपना खूनी जबड़ा खोला। उसके मुंह से एक हैरान कर देने वाली ठंडी हवा निकली जो सीधे मेरी तरफ आई। ये देखकर मैं उछल पड़ा।
मैंने फुर्ती से उस ठंडी हवा के हमले से खुद को बचा लिया। वो भयानक ठंडी हवा जमीन पर गिरी और तुरंत वहाँ एक बर्फीला इलाका बन गया। अपना हमला चूकता देख चांदी का अजगर दोबारा मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे यह मौका नहीं दिया। पास जाकर मैंने अपने नुकीले पंजे घुमाए और उसके पेट पर जोर से एक चीरा लगाया। मैंने लगभग चांदी के अजगर के अंदरूनी अंग बाहर निकाल दिए थे। इतना भारी घाव लगने के बाद चांदी के अजगर ने तुरंत लड़ने की ताकत खो दी। उसका विशाल शरीर जमीन पर लगातार लौट रहा था। जमीन पर हर तरफ लाल खून बह रहा था। जाहिर है मैं कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। दुश्मन जब घायल हो तभी उसे खत्म कर देना चाहिए। एक और पंजे से मैंने सीधे चांदी के अजगर का सिर फोड़ दिया। चांदी का अजगर कुछ बार तड़पा और फिर हिलना बंद हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने उसके शरीर से एक बर्फ सा सफेद ताकत का क्रिस्टल निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सीधे उस क्रिस्टल को निगल लिया और साथ ही अपनी सोख लेने की ताकत को सक्रिय कर दिया। एक पल में मेरे शरीर के अंदर से एक अजीब सी सोख लेने वाली शक्ति उभरी। उसने जल्दी से उस बर्फ से सफेद क्रिस्टल को घेर लिया। अचानक एक हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे यह मेरे शरीर की बनावट को बदल रहा हो। खूंखार जानवरों के बीच का विकास असल में दूसरे शक्तिशाली जानवरों का मांस और खून या फिर दिव्य खजानों को खाने पर ही निर्भर करता है, लेकिन इस तरह के भक्षण से केवल शरीर को विकसित करने के लिए जानवर के मांस और खून की शक्ति ही सोखी जा सकती है। इससे सामने वाले की प्राकृतिक शक्तियां नहीं सोखी जा सकती जब तक कि दोनों जानवरों की नस्लें एक दूसरे से पूरी तरह मेल न खाती हों। कम से कम थोड़ी सी संभावना के लिए उन्हें एक ही प्रजाति का होना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी सोख लेने की शक्ति ऐसा कर सकती है। ये किसी भी खूंखार जानवर की प्राकृतिक शक्ति को 100% सोख सकती है। कुछ देर बाद मेरे गहरे रंग के बालों पर अचानक पाले की एक परत चमक उठी। मेरी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसी समय मेरे दिमाग में एक जानकारी आई, बर्फीली सांस। बी रैंक की प्राकृतिक शक्ति जिससे बर्फ की ताकत बाहर छोड़ी जा सकती है। मैं अपना खूनी जबड़ा खोलने का और इंतजार नहीं कर सका। एक भयानक ठंडी हवा तुरंत बाहर निकली। वो चांदी के अजगर के शव पर गिरी। एक ही पल में चांदी के अजगर के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत जम गई। मैं दिल से बहुत संतुष्ट था। हालांकि यह केवल बी रैंक की प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता। एक और टैलेंट का मतलब है दुश्मन से लड़ने का एक और तरीका। और जैसे जैसे मैं विकसित होता रहूंगा, इस बर्फीली सांस की ताकत भी बढ़ती जाएगी। इसे दूर से हमला करने का एक तरीका मान सकते हैं। अब इस चिड़ियाघर से निकलने का समय आ गया है। मैंने एक पंजे से चांदी जैसे सांप के शरीर पर वार किया और बर्फ के टुकड़ों को चकनाचूर कर दिया। मैंने अपना खूनी मुंह खोला और उस विशाल सांप का मांस खाने लगा। हालांकि वो चांदी जैसा सांप अभी अभी जागा था, लेकिन उसके मांस में अब भी काफी ऊर्जा थी। पेट भरकर खाने पीने के बाद मैं बड़े ठाठ से चिड़ियाघर से निकला और खुलेआम सड़क पर दौड़ने लगा। मेरा मकसद दाली पर्वत जाकर बिजली का फल हासिल करना है। हालांकि अब खूनी बारिश हो चुकी है और विकास का रास्ता खुल गया है। दाली पर्वत में भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन इस समय उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। वे बस अपनी सहज प्रवृत्ति से लगातार मार काट कर रहे हैं। शायद वे बिजली के फल जैसे खजाने पर ध्यान नहीं देंगे। अगली सुबह पूरी दुनिया में हो रही यह खूनी बारिश आखिरकार रुक गई। हवा के अलावा खून की हल्की गंध फैली हुई थी और खूनी बारिश अभी तक मिट्टी में नहीं समाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, सब कुछ हमेशा की तरह था। लेकिन पानसीहुआ चिड़ियाघर ने अचानक एक नोटिस जारी किया जिसमें चिड़ियाघर को बंद करने की घोषणा की गई। बाहर तो ये कहा गया कि मरम्मत और सुरक्षा का काम होना है, लेकिन असल में पार्क के सभी कर्मचारी घबराहट में उस काले बाघ को ढूंढ रहे थे। उसी समय इंटरनेट पर भी हंगामा मच गया। ज्यादा से ज्यादा लोग कल रात हुई उस अजीब खूनी बारिश के बारे में बात करने लगे। तुम लोगों ने महसूस किया क्या? कल की बारिश बहुत अजीब थी। मुझे भी ऐसा ही लगा। अभी जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि हर जगह खून की हल्की गंध है। मुझे लगा कि मेरी सूंघने की शक्ति में कोई गड़बड़ हो गई है। मैं आज जैसे ही घर से बाहर निकला, मेरा पैर पानी के गड्ढे में पड़ गया। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ? वो असल में खून का तालाब था। दोस्तों, सिर्फ खूनी बारिश ही नहीं, मेरे पालतू जानवर में भी अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तभी एक यूजर ने एक पोस्ट डाली जिसके साथ एक वीडियो भी था। अनगिनत उत्सुक यूजर्स ने वीडियो पर क्लिक किया और जल्द ही उसके अंदर का नज़ारा देखकर हैरान और यहाँ तक कि डर भी गए। वीडियो में उस यूजर के घर का एक बड़ा पीला कुत्ता पागल हो गया था।
वो इंसानों को खाने की हिम्मत कर रहा था। खैर, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया, लेकिन इसमें 5-6 लोगों की जान भी चली गई और ऐसी कई घटनाएं हुई थी और ये सब रात भर में सामने आई थी। यूजर्स बहुत घबराकर चर्चा कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि शायद इसका संबंध कल रात की खूनी बारिश से हो। और इस समय, एक दिन और एक रात की लंबी यात्रा के बाद मैं आखिरकार जियांगहाई शहर के बाहरी इलाके में दाली पर्वत पर पहुंच गया। चूंकि बिजली का फल दाली पर्वत की गहराई में है, इसलिए मैंने एक पल भी आराम नहीं किया। मैं लगातार तेजी से दौड़ता रहा। ये बिजली का फल मुझे हर हाल में चाहिए। मेरे पिछले जन्म की यादों के अनुसार पिछले जन्म में ये बिजली का फल शायद एक विशाल भालू ने निगल लिया था। इसके बाद उसे बिजली की शक्ति मिल गई और आखिर में वो जियांगहाई शहर में आतंक मचाने वाला एक शक्तिशाली जानवर बन गया। लोगों ने उसे बिजली वाला भालू कहना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि यह बिजली का फल कितना असाधारण है। ऐसी दिव्य चीज को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। पिछले जन्म में उस विशाल भालू की किस्मत अच्छी थी कि उसे यह मौका मिला, लेकिन इस जन्म में बिजली का फल सिर्फ मेरा हो सकता है। धीरे धीरे मेरे दिमाग में इस मामले से जुड़ी जानकारी और भी साफ होती गई। मैं भी बेचैन होने लगा। खूनी बारिश शुरू हुए अब एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। मुझे नहीं पता कि वो बिजली का फल उस विशाल भालू ने खा लिया है या नहीं। इस तरह का प्राकृतिक खजाना बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है। एक बार यह सामने आ गया तो आसपास के सभी खूंखार जानवर इसे पाने के लिए लड़ने लगेंगे। ये सोचकर मैंने अपनी रफ्तार फिर से बढ़ा दी। रास्ते में तरह तरह के जंगली जानवर मुझसे दूर भाग रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी चपेट में न आ जाएं और मेरे एक ही वार से मारे न जाएं। लेकिन कहना पड़ेगा कि बहुत से जंगली जानवरों ने मेरे प्रति दुश्मनी भी दिखाई। खून की बारिश ने उन्हें बहुत हिम्मत दी थी और उसी समय दाली पर्वत श्रृंखला की गहराइयों से लगातार तरह तरह की दबी हुई जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थी। कुछ कमजोर जंगली जानवर पहाड़ों के बाहरी इलाकों की ओर भाग रहे थे। कई जागृत हो चुके खूंखार जानवर अपनी दहाड़ों से अपने अपने इलाके की घोषणा कर रहे थे और उन कई खूंखार जानवरों के बीच एक अनोखा पेड़ उग रहा था जिसकी शाखाएं और पत्तियां दोनों ही चांदी जैसी सफेद थी। पेड़ के सबसे ऊपर एक फल लगा था जो पूरी तरह से चांदी जैसा था और उस पर बिजली गिरने जैसी बारीक धारियां बनी हुई थी और वो चमक रहा था। वहां मौजूद सभी खूंखार जानवर उस चांदी के फल को लालची नजरों से घूर रहे थे। हालांकि उनमें ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि अगर वे इस फल को निगल लेते हैं तो वे और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे और इस जंगल के राजा बनकर मनमानी कर सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जानवर या तो धीरे धीरे गुर्रा रहे थे या बेचैनी से अपने अगले पंजों से जमीन खुरच रहे थे और धीरे धीरे उस चांदी के फल के करीब आ रहे थे। और सभी खूंखार जानवरों में सबसे आगे 3 जागृत हो चुके खूंखार जानवर थे। वे न सिर्फ देखने में ज्यादा विशाल थे, बल्कि उनके आसपास की हवा में भी एक तरह का दबाव महसूस हो रहा था। दूसरे खूंखार जानवर काफी देर तक कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चांदी के पेड़ के ठीक सामने एक ऐसा जानवर था जिसके पूरे शरीर पर सख्त बालों वाला एक काला जंगली सुअर था। उसके पीले पड़ चुके दोनों दांतों पर खून के ताजे धब्बे थे। जंगली सुअर के सामने एक चांदी जैसा सफेद विशाल भेड़िया था। उस विशाल भेड़िए की लंबाई 2 मीटर थी। उसकी आंखों में चालाकी थी और साथ ही वो बेचैनी से अपनी जमीन खुरच रहा था। और तो और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी जिन्हें वो लगातार बाहर फेंक रहा था। जंगली सुअर और चांदी जैसे विशाल भेड़िए के तेज ने ही ज्यादातर खूंखार जानवरों को डराकर रखा हुआ था। लेकिन इस पल वे दोनों एक साथ एक और विशाल काली परछाई की ओर देख रहे थे। वहां 5 मीटर लंबा एक मोटा ताजा विशाल भालू जंगल में इंसानों की तरह बैठा हुआ था। उसकी खूंखार नजरें लगातार जंगली सुअर और चांदी जैसे विशाल भेड़िए पर घूम रही थी। तीनों सबसे शक्तिशाली खूंखार जानवर इस समय एक दूसरे को लालच और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। वे सभी उस चांदी के फल को निगलकर जंगल का राजा बनना चाहते थे। अचानक चांदी के फल के ऊपर की रोशनी चमकी, जिसने तुरंत वहां मौजूद सभी खूंखार जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पक चुका है और अब टहनी से गिरने ही वाला है। उसके चारों ओर की सफेद चमक लगातार झिलमिलाने लगी। उसी समय एक बहुत ही मनमोहक खुशबू लगातार फैल रही थी। विशाल भालू, जंगली सुअर और भेड़िए की आंखों में तुरंत लालच की चमक दिखाई दी। एक खूंखार जानवर सबसे पहले अपना धीरज खो बैठा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और तेजी से चांदी के पेड़ की ओर भागा।
यहाँ तक कि उसने अपने रास्ते में आने वाले जानवरों पर भी बिना सोचे समझे हमला कर दिया। ये देखकर दूसरे खूंखार जानवर भी पीछे नहीं हटे। लगभग सभी एक ही समय पर आगे बढ़े। चांदी के पेड़ से करीब 10-12 मीटर की दूरी पर 1 मीटर लंबा और पूरी तरह से मांसपेशियों से भरा एक सफेद खरगोश अपनी लाल आंखों के साथ खूंखार जानवरों के झुंड में घुस गया। उसके नुकीले और बड़े दांत एक अपराजेय हथियार बन गए। उसने बेरहमी से उन्हें दूसरे खूंखार जानवरों के शरीर में घुसा दिया। विशाल खरगोश के चमकीले सफेद बालों पर आंखों में चुभने वाला खून का लाल धब्बा लग गया। इसने उसकी क्रूरता को और भी भड़का दिया। उसने अपनी दोनों टांगों से जोर लगाया और एक ही पल में 4-5 मीटर की दूरी तक छलांग लगा दी और एक ऐसे जानवर पर जा गिरा जिसका पूरा शरीर भूरे रंग का था और ढका हुआ था। मोटी मोटी पपड़ियों से वो एक पेंगोलिन था। इससे पहले कि पेंगोलिन कुछ समझ पाता, वे 2 बर्फ जैसे सफेद दांत बेरहमी से उसके शरीर में घुस चुके थे। पेंगोलिन तुरंत दर्द से चिल्ला उठा। उसी समय बर्फ के फाहों की तरह उसकी पपड़ियां चारों ओर बिखर गईं। कुछ ही मिनटों में पेंगोलिन की सख्त पपड़ियों को उस विशाल सफेद खरगोश ने चीर फाड़ कर रख दिया। उसका खून से लथपथ शरीर जख्मों से भर गया था। आखिरकार वो 10-12 सेकंड भी नहीं टिक सका और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लेकिन उस विशाल सफेद खरगोश की रफ्तार कम नहीं हुई। वो चांदी के पेड़ की ओर पागलों की तरह भागता रहा। जिस भी खूंखार जानवर पर उसकी नजर पड़ती, वो उसके नुकीले दांतों से बच नहीं पाता था। दूसरी तरफ विशालकाय चांदी जैसे सफेद भेड़िए ने अपनी फुर्तीली हरकतों से अनगिनत बार काले जंगली सुअर के हमलों से खुद को बचाया। उसी समय उसके मुंह से निकली भयानक आग की लपटों ने आसपास की जगह को एक भट्टी में बदल दिया। जो भी खूंखार जानवर उसमें कदम रखता, वो पल भर में ही जलकर राख हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैदान में मौजूद ज्यादातर खूंखार जानवर मारे जा चुके थे। उनमें से ज्यादातर आपसी लड़ाई में ही मारे गए, सिवाय विशालकाय काले भालू, जंगली सुअर और चांदी जैसे सफेद भेड़िए के। सिर्फ 2 ही घायल जानवर बचे थे, यहाँ तक कि शुरू में बेहद बहादुर दिखने वाला विशालकाय सफेद खरगोश भी। इस समय चांदी के पेड़ से 5 मीटर से भी कम दूरी पर गिरा पड़ा था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी विशालकाय काले भालू ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। उसने जंगली सुअर और विशालकाय भेड़िए को छोड़ दिया और वो पूरा का पूरा अपने पिछले पैरों पर इंसान की तरह खड़ा हो गया। अपने बड़े बड़े पंजों को लहराते हुए उसने पास के 2 खूंखार जानवरों पर हमला कर दिया। 2 धम्म की आवाजों के साथ वो दोनों खूंखार जानवर जमीन पर ढेर हो गए। किसी और खूंखार जानवर के दखल देने की गुंजाइश नहीं थी। मैदान में सिर्फ 3 सबसे ताकतवर जानवर ही बचे थे। चांदी जैसे सफेद भेड़िए को एहसास हो गया कि मामला गड़बड़ है। वो लगातार काले जंगली सुअर पर गुर्राने लगा और जब सुअर ने विशालकाय भालू पर हमला किया तो भेड़िए ने मौके का फायदा उठाकर किनारे से उसकी मदद की। काला जंगली सुअर तुरंत समझ गया कि चांदी जैसा सफेद भेड़िया उससे हाथ मिलाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी और चांदी जैसे सफेद भेड़िए के साथ मिलकर पहले काले भालू को मारने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल 2 ठंडी चमके कौंधीन चांदी जैसे सफेद भेड़िए के तेज पंजों ने सबसे पहले काले भालू के कंधे को भेदा, लेकिन उस विशालकाय भालू की खाल बहुत मोटी थी। ये चोट उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ये देखकर काले जंगली सुअर ने तेजी से हमला किया और अपने बेहद डरावने दांत का इस्तेमाल किया। उसने सीधा भालू के घाव पर वार किया, लेकिन अगले ही पल भालू ने उसे जोर से मारकर दूर फेंक दिया। उसी समय काले भालू का शरीर अचानक बड़ा होने लगा और उसके पूरे शरीर से चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी बाहें और पंजे सुनहरे रंग के हो गए। फिर काले भालू ने भेड़िए पर अपने पंजों से लगातार कई वार किए और पल भर में ही चांदी जैसे सफेद भेड़िए की सारी हड्डियां टूट गईं। उसमें लड़ने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। ये देखकर काले जंगली सुअर के मन में तुरंत पीछे हटने का ख्याल आया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि काले भालू की रफ्तार इतनी तेज होगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भालू के विशाल पंजे ने उसके शरीर को भेद दिया था। चांदी जैसे भेड़िए और जंगली सुअर को खत्म करने के बाद विशालकाय काला भालू आसमान की ओर देखकर दहाड़ने लगा, जैसे वही इस पहाड़ का राजा हो। फिर वो मुड़ा और चांदी के पेड़ की ओर चलने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बाघ की कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा और वहां एक विशालकाय काला बाघ खड़ा था जो उसे घूर रहा था। उस काले बाघ के शरीर से भी एक जबरदस्त शक्ति निकल रही थी और मेरे सामने वाले काले भालू को देखकर मैं भी हैरान रह गया। क्या ये वही थंडर जायंट बेयर है जिसने मेरे पिछले जन्म में थंडर एलिमेंट फ्रूट निगल लिया था?
वाकई में बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुरंत मैंने बिना किसी झिझक के अपनी बरसक प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। उसी समय मैंने अपनी बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल करके सीधे काले भालू के कमजोर हिस्से पर हमला किया। लगातार लड़ने की वजह से काला भालू पहले ही अपनी ज्यादातर ताकत खो चुका था और वो कुछ पल भी नहीं टिक सका और मेरे हाथों मारा गया। मैंने एक विजेता की तरह विशालकाय भालू पर पैर रखा और थंडर एलिमेंट फ्रूट की ओर देखा। मैंने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ लगाई। थंडर एलिमेंट फ्रूट अब मेरा है। तुरंत मेरे अंदर से एक राजा जैसी शक्ति निकली, जिसने पास आने की कोशिश कर रहे सभी खूंखार जानवरों को डरा दिया। मैंने उन छोटे मोटे जानवरों पर ध्यान नहीं दिया और एक विजेता की तरह चांदी के पेड़ के पास चला गया। चांदी के फल को कुछ देर देखने के बाद मैंने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। पलक झपकते ही एक जबरदस्त ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल गई। वो जबरदस्त ऊर्जा जंगली जानवरों की तरह मेरे अंदर तोड़ फोड़ मचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शरीर को कुचल देना चाहती हो। मैंने अपनी बाघ जैसी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए, अपने शरीर में थंडर फ्रूट के झटके को सहने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बिजली की परतों से ढंक गया। उसे महसूस हुआ कि बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां सांपों की तरह उसके शरीर पर रेंग रही थी, मानो उनमें जान हो। थंडर फ्रूट की मदद से उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। और उसी समय राजधानी के मीटिंग रूम में सेना की वर्दी पहने एक जवान क्लर्क एक रिकॉर्ड बुक पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसके सामने सेना की वर्दी पहने कुछ अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे। वे बिल्कुल सीधे और गंभीर होकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया जिसने एक जोंगशान सूट पहना हुआ था। लीड कर रहे अफसर ने मुस्कुराकर उस बूढ़े आदमी को बैठने का इशारा किया। जब सब बैठ गए तो उसने जोंगशान सूट वाले बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। प्रोफेसर शिया, आपको जो काम सौंपा गया था उस पर रिसर्च कहाँ तक पहुँची? सबको बताइए। जी सर। उस बूढ़े आदमी का नाम शिया शिन्यू था। वो चीन के सबसे बड़े बायोलॉजिकल रिसर्च एक्सपर्ट्स में से एक था। शिया शिन्यू ने अपना चश्मा ठीक किया। रिसर्च के बाद पता चला है कि इस खूनी बारिश ने पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैला दी है। यही वो ऊर्जा है जिसने जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को असाधारण शक्ति दी है। हम खूनी बारिश से आई इस रहस्यमयी ऊर्जा को फिलहाल स्पिरिचुअल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। जब कोई जीव इस स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेता है तो उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और उसका शरीर मजबूत हो जाता है। ये सुनकर सर और बाकी अधेड़ उम्र के अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सभी हैरान परेशान लग रहे थे। वे पक्के भौतिकवादी थे, इसलिए वे भूत प्रेत जैसी काल्पनिक बातों पर यकीन नहीं करते थे। सर ने कुछ देर सोचा, तो फिर क्या तुम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को पकड़ सकते हो, या फिर यह कहूँ कि ये किस रूप में मौजूद है? शिया शिन्यू ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अफसोस का भाव था। रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाकई में मौजूद है, लेकिन फिलहाल हम उसे देख नहीं सकते और नहीं छू सकते हैं। अगर कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स के शरीर पर स्पिरिचुअल एनर्जी का असर न हुआ होता तो हम इसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाते। और तो और मजबूत और ताकतवर जंगली जानवर इंसानों के मुकाबले इस स्पिरिचुअल एनर्जी को कहीं ज्यादा सोखते हैं। हमने खूनी बारिश में भीगे कुछ सैनिकों को चुना और उनकी तुलना आम सैनिकों से की। हमने पाया कि उनकी ताकत 30% तक बढ़ गई थी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि एक भेड़ जो खूनी बारिश में भीगी थी न सिर्फ खूंखार हो गई, बल्कि उसने आसानी से टक्कर मारकर एक सैनिक की हड्डियां भी तोड़ दी। जब शिया शिन्यू ये सब कह रहा था तो उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। इसलिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का असर सभी जीवों पर होता है, खासकर जंगली जानवरों पर। यह उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। अगर हमने जल्द ही इस हालात को काबू में करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो भविष्य में इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। अचानक एक अफसर जोर से हंस पड़ा। प्रोफेसर शिया, अगर आपकी बात सच है तो क्या ये बदले हुए जानवर बंदूक और तोप से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? हाँ, भले ही वो किसी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ताकतवर हो गए हों, लेकिन आखिरकार हैं तो वो जानवर ही। इंसानों के सामने वे टिक नहीं सकते। सभी अफसरों को लगा कि शिया शिन्यू बात का बतंगड़ बना रहा है। शिया शिन्यू भी जानता था कि सिर्फ बातों से वे लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उसने एक रिसर्चर को वहीं पर सबूत दिखाने का इशारा किया। वीडियो में एक हथियारबंद टीम एक बहुत बड़े सुनहरे अजगर से लड़ रही थी। हैरानी की बात ये थी कि
वो सुनहरा अजगर गोलियों से बिल्कुल नहीं डर रहा था और कुछ लोगों को निगलने के बाद वो बड़े आराम से वहाँ से चला गया। मीटिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। ये नज़ारा देखकर सभी अफसरों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। एक खौफनाक ख्याल उनके दिलों में उभर आया। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि हालात कितने गंभीर हैं, है ना? शिया शिन्यू का चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज में चिंता थी। जैसे ही उसने ये कहा, सभी सैन्य अधिकारियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये स्थिति उनकी कल्पना से पूरी तरह से परे थी और यहाँ तक कि उनके नियंत्रण से भी बाहर थी। आम विनाशकारी हथियार अब इन अजीब जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे थे। प्रोफेसर जिया, क्या इस चीज को रोकने की कोई संभावना है? तभी जिस अफसर ने सबसे पहले मजाक उड़ाया था, उसने सावधानी से पूछा। साथ ही उसने अभी अभी की अपनी बदतमीजी के लिए माफी भी मांगी। जिया शिन्यू ने अपना हाथ हिलाया। फिलहाल हमारे पास इन जानवरों के विकास को रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह एक अनियंत्रित और अचानक हुई घटना है। अभी हम सिर्फ इंसानों की ताकत बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। रिसर्च की जानकारी तो आप सब देख ही चुके हैं। खून की यह बारिश जानवरों के लिए एक मौका है और इंसानों के लिए भी एक मौका है। अब बस ये देखना है कि कौन पहले ताकतवर बनता है। ये सुनकर सभी अफसरों की आंखें चमक उठी। प्रोफेसर जिया, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपने जरूर कोई हल सोच लिया होगा। तरीका बहुत आसान है। लोगों को इकट्ठा करके जंगली इलाकों में भेजो, विकसित हो चुके जानवरों का शिकार करो और उनके साथ पेशेवर लोगों को भेजो। उनके खून को निकालो ताकि इंसानों की ताकत को तेजी से बढ़ाने का कोई तरीका मिल सके। लेकिन ध्यान रहे, आम इंसान सीधे उनके मांस और खून को नहीं खा सकते। उसे पहले प्रोसेस करना होगा, वरना कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसी समय मेरे शरीर के चारों ओर फैली बिजली की रोशनी गायब हो गई। थंडर ओरिजिन फ्रूट की सारी ऊर्जा मैंने पूरी तरह से सोख ली थी। मैं जोश से भरकर एक बाघ के पंजे को घूर रहा था। मैंने देखा कि बाघ के पंजे पर बिजली चमक रही थी और वो आम बिजली से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये थंडर ओरिजिन फ्रूट खाने के बाद मिली एक बिल्कुल नई काबिलियत थी, थंडर कंट्रोल। जैसे ही मैंने मन में सोचा, बाघ के पंजे पर लगी बिजली जोर से बाहर निकली और सीधे 3 लोगों जितने मोटे एक बड़े पेड़ के आर पार हो गई। मैं इससे बहुत खुश था। इसके बाद मेरी नज़र काले विशाल भालू की लाश पर पड़ी। खून की बारिश में भीगने के बाद इस काले भालू ने एक खास काबिलियत हासिल कर ली थी। उसका मांस और खून और भी असाधारण था। अब वो कोई मामूली चीज नहीं रह गया था। और तो और उसके शरीर के अंदर अभी भी ऐसी ताकत थी जो खत्म नहीं हुई थी और मेरे सोखने का इंतजार कर रही थी। पिछले जन्म में थंडर जायंट बेयर की ताकत दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। उसकी हैरान कर देने वाली विनाशकारी बिजली की ताकत के अलावा उसके पास एक बहुत ही जबरदस्त रक्षा करने की काबिलियत भी थी, वज्र ट्रांसफॉर्मेशन। वज्र ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद उसका शरीर वज्र की तरह कभी न हारने वाली स्थिति में आ जाता था। आम हमले उसकी रक्षा को तोड़ नहीं पाते थे। अब अगर मैं काले भालू की काबिलियत वाला क्रिस्टल कोर निगल लूं, तो मुझे उसकी वज्र ट्रांसफॉर्मेशन की काबिलियत मिल जाएगी। सोचते ही मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने अपने बड़े से बाघ के पंजों को काले भालू पर चलाया। उसकी लाश को लगातार कुरेदता रहा। आखिरकार काफी देर तक कुरेदने के बाद मुझे काले भालू के दिल के पास एक सुनहरा काबिलियत वाला क्रिस्टल कोर मिला। मैंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत उसे एक ही बार में निगल लिया। तुरंत एक बहुत बड़ी ऊर्जा मेरे शरीर में घूमने लगी। इस जबरदस्त एहसास की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की ओर जोर से दहाड़ने लगा। अभी थंडर ओरिजिन फ्रूट को पचाने के बाद मेरी ताकत पहले ही पहले चरण के मध्य शिखर पर पहुंच गई थी। अब काले भालू की काबिलियत वाला क्रिस्टल कोर निगलने के बाद मेरी ताकत सीधे पहले चरण के आखिरी दौर में पहुंच गई है। यहाँ तक कि मेरी शारीरिक क्षमता और दूसरे पहलू भी कई गुना बढ़ गए हैं। इस वक्त मेरे शरीर की लंबाई 10 मीटर हो चुकी है। इस पूरे पहाड़ी जंगल में मैं यकीनन एक विशालकाय जीव बन गया हूँ। मैं अपनी अभी अभी मिली काबिलियत वज्र ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए बेताब था। तुरंत ही मेरे पूरे शरीर पर एक सुनहरी परत छा गई और मेरे बाघ के पंजे सीधे सोने के पंजों में बदल गए। वे बहुत ज्यादा सख्त हो गए। मैंने मन में सोचा और पास की एक बड़ी चट्टान पर वार कर दिया। चट्टान तुरंत चकनाचूर हो गई। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। हालांकि वज्र ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पहले स्तर की काबिलियत है, लेकिन इस पड़ाव पर यह बहुत काम की है। वज्र जैसा सख्त शरीर मिलने के बाद अगर मुझसे ज्यादा ताकतवर शिकारी भी मिल जाए तो भी मैं उससे लड़ सकता हूँ। कम से कम मैं अपनी हिफाजत तो कर ही सकता हूँ।
तभी आसमान से अचानक एक आवाज आई। मेरी बाघ वाली आंखें सिकुड़ गई। मैं फौरन चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। मैंने देखा कि पहाड़ों के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। ये देखकर मैं थोड़ा नीचे झुक गया, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। कायदे से इंसानों को इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, या फिर मेरे पुनर्जन्म की वजह से असल कहानी बदल गई है। मैं सोच ही रहा था कि सारे हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह रुक गए। फिर एक एक करके पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिक रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे। मेरा दिल अचानक घबरा गया, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं आए हैं। हालांकि मैंने सफेद बाघ को मारकर चिड़ियाघर से भाग गया था, लेकिन इसकी वजह से इतनी बड़ी हलचल तो नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम रसल एक तीर के आकार में आगे बढ़ रही थी। उनके पीछे 2 रिसर्चर थे। अभी अभी उन्होंने जंगल में एक चलती हुई काली चीज देखी थी, लेकिन जंगल के अंदर आने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। टीम के लीडर अफसर का दिल बेचैन था। उसने पीछे मुड़कर दोनों रिसर्चर्स को देखा। एक पल की झिझक के बाद वो उनके पास गया। प्रोफेसर ली, असिस्टेंट हुआन, आप दोनों पहले यहाँ से चले जाइए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। प्रोफेसर ली ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम सावधान रहेंगे, वैसे भी हमारी हिफाजत के लिए इतने सारे लोग हैं, कोई खतरा नहीं होगा। जब अफसर ने देखा कि उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो टीम के लीडर अफसर को हार माननी पड़ी और वो आगे बढ़ता रहा। कैप्टन, मेरी तरफ कुछ गड़बड़ है। अचानक कम्युनिकेटर से एक टीम के साथी की आवाज आई। अफसर ने जल्दी से हाथ का इशारा किया और बाईं ओर बढ़ने लगा। जल्द ही सबने एक विशाल जंगली सुअर को देखा, जो लगभग 2 मीटर ऊंचा और 4 मीटर लंबा था और घुरघुराते हुए तेजी से दौड़ रहा था। वो हमारी टीम पर हमला करने वाला है। फायर! अफसर का चेहरा एकदम बदल गया और उसने तुरंत हुक्म दिया। पल भर में जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पीतल के खोखे लगातार नीचे गिर रहे थे। जमीन लगभग उनसे ढक गई थी, लेकिन उन्हें ये देखकर डर लगा कि वो जंगली सुअर एक जोरदार दहाड़ के बाद आकार में और भी बड़ा हो गया और उसके शरीर पर मिट्टी जैसे पीले रंग का एक मोटा कवच उभर आया। उसने गोलियों की बौछार को झेलते हुए एक छोटी टीम को निशाना बनाया और वो अंधाधुंध उनकी तरफ दौड़ा। फौरन ही दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। देखते ही देखते 3 सैनिकों को सुअर ने टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही उनके मुंह से बहुत सारा खून निकला। मार डालो इसे! अफसर ने लाल आंखों से जोर से चिल्लाया। वो सबसे आगे बढ़कर हमला करने लगा, जैसे उसने कसम खा ली हो कि इस जानवर को छलनी कर देगा। बाकी के सैनिक भी और जोर लगाकर लड़ने लगे, अपने मरे हुए साथियों का सारा गुस्सा और नफरत उस पर निकालने लगे। लेकिन जंगली सुअर ने इन गोलियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने हमले की दिशा थोड़ी बदली और फिर से हमला कर दिया। ज्यादा दूर नहीं, मैं ये नज़ारा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इन लोगों की किस्मत सच में बहुत खराब है। अगर कोई दूसरा खूंखार जानवर होता तो शायद वे अब तक कामयाब हो जाते, लेकिन उनका सामना एक जंगली सुअर से हुआ। सुअर के शरीर पर मिट्टी जैसे पीले रंग का कवच देखकर ही पता चल रहा है कि उसने धरती तत्व की रक्षा शक्ति हासिल कर ली है। भले ही यह सुअर सिर्फ पहले दर्जे की शुरुआत में है, लेकिन अपनी बेहतरीन रक्षा शक्ति के दम पर ये गोलियों के खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसे पकड़ पाएंगे, और अगर वे इस सुअर को मार भी पाए, सैनिकों के इस झुंड को भी भारी नुकसान होगा और ये मरेंगे। उस समय ये जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। दाली पर्वत से निकल पाना भी एक समस्या होगी, लेकिन इन सब बातों का इस समय मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मेरे पास जबरदस्त ताकत नहीं आ जाती, मैं इन इंसानों की मदद करने के लिए सामने नहीं आऊंगा। मैं तो इंसानों की नजरों में भी नहीं आऊंगा। पिछले जन्म में जब मैं इंसान था, तो जाहिर है कि मुझे खूंखार जानवरों के मुंह से बचने के लिए हर तरीका अपनाना पड़ता। लेकिन अब मेरा एक बाघ के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। इंसान के रूप में पिछले जन्म के अनुभव से मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी जाति का न होने का क्या मतलब है। उनके दिल में जरूर कुछ और होगा। आखिरकार इंसानों के साथ रहना बेहद खतरनाक है। मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। कैप्टन, इस जंगली सुअर की चमड़ी बहुत मोटी है। हमारी गोलियां इसे भेद ही नहीं पा रही हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। तभी जंगल में एक सैनिक ने ऑफिसर के पास चिल्लाकर कहा, लेकिन ऑफिसर की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने उसकी सलाह को बिल्कुल अनसुना कर दिया। किसी भी तरह उसकी आंखों पर निशाना लगाने का तरीका ढूंढो। ये सुनकर बाकी सैनिकों ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और सबने अपने दांत भींच लिए। वे जंगली सुअर पर लगातार गोलियां बरसाते रहे, लेकिन उस सुअर की चमड़ी बहुत मोटी और सख्त थी।
उसका शरीर बहुत बड़ा था और वो बहुत ज्यादा फुर्तीला भी था। उसकी आंखों जैसे कमजोर हिस्से पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। तभी एक सैनिक शायद इस भयानक जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जोर से चिल्लाया और अचानक जंगली सुअर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही सुअर ने अपना खूनी मुंह खोला, उसने कसकर ट्रिगर दबाए रखा, मानो उसके साथ ही मर जाना चाहता हो। और उसी समय मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया। जब सेना की नजरें दाली पर्वत पर हैं और यहाँ की सबसे कीमती चीज ले युआन फल मैं पहले ही खा चुका हूँ, तो यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या पता कब मेरा सामना पूरी तैयारी से आए सेना से हो जाए। ये सोचकर मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से भागने लगा। मेरा लक्ष्य एक दूसरा पर्वत था, दाहुआंग पर्वत, जहाँ तियान युआन दिव्य पेड़ था। तियान युआन दिव्य पेड़ कई दिव्य खजानों में एक बहुत ही मशहूर और कीमती पेड़ है। पिछले जन्म में कई गुटों ने इसे पाने के लिए खून की नदियां बहा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके फल में अविश्वसनीय शक्तियां होती हैं जो जानवरों को तेजी से विकसित होने में मदद कर सकती हैं। ये खूंखार जानवरों की ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसके अलावा इस पर हर साल फल लगते हैं। इसके सहारे बहुत बड़ी संख्या में ताकतवर खूंखार जानवरों की सेना बनाई जा सकती है। पिछले जन्म में एक किंग लेवल का खूंखार जानवर पर्पल गोल्ड लैंड किंग इसी तियान युआन पेड़ को कंट्रोल करने की वजह से दाहुआंग पर्वत का शहंशाह बन गया था। बाद में उसने तो एक ताकतवर खूंखार जानवरों की सेना भी बना ली थी जो अनगिनत इंसानों के लिए एक बुरा सपना बन गई। इस नई जिंदगी में मैं भी एक शहंशाह बनना चाहता हूँ और ये तियान युआन दिव्य पेड़ ही मेरे इस बड़े सपने को पूरा करने की चाबी है। ये सोचकर मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। पिछले जन्म में तियान युआन पेड़ उस बड़े बदलाव के लगभग 1 महीने बाद सामने आया था। अगर मैं अभी वहां जाऊं तो मेरे पास उसे हासिल करने का पूरा मौका है। जानवर, मैं तुझे मार डालूंगा। दूसरी तरफ ऑफिसर चिल्लाया और बची हुई सारी गोलियां एक साथ जंगली सुअर के शरीर में उतार दी। वे अब तक बड़ी मुश्किल से लड़ रहे थे। उनके 30 से ज्यादा साथियों में से ज्यादातर मारे जा चुके थे और उनकी लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। यहाँ तक कि कुछ साथियों की लाशें तो पहचानने लायक भी नहीं थी। इतना भयानक नुकसान देखकर ऑफिसर लगभग पागल होने वाला था, लेकिन उसके बचे हुए होश उसे यह एहसास दिला रहे थे, जिंदा रहने की उम्मीद के लिए इस जंगली सुअर को मारना जरूरी था। शुक्र है कि एक साथी ने अपनी जान पर खेलकर सुअर के मुंह में एक छेद कर दिया था। तभी वे धीरे धीरे इस जंगली सुअर की ताकत खत्म कर पाए और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हुए। कैप्टन मर गया, सब मारे गए। एक सैनिक जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था अफसर के पास आया। उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। शाओ चिन, तीसरा भाई थियेन थियेन, वे सब मारे गए, सब उस दरिंदे के हाथों मारे गए। ये सुनकर अफसर जैसे उसकी सारी हिम्मत ही टूट गई। वो बस अपने बचे हुए 5 साथियों को देखता रहा। उसकी आवाज बैठ गई, वो दरिंदा मर गया, उनके सामने नहीं। वो जंगली सुअर जंगल में बिना किसी आवाज के गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर गोलियों के छोटे छोटे छेदों से भरा हुआ था, खासकर उसके मुंह के पास। वहाँ का मांस लगभग गल चुका था। कैप्टन, वो मारा गया। सैनिक ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। जबरदस्त नफरत ने उसे लगभग पागल कर दिया था। वो इस गुनहगार के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। मर गया तो अच्छा है। अफसर ने एक लंबी सांस ली। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। सब लोग बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। पहले अपने भाइयों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाओ, उन्हें घर ले जाना है। जी सर। बचे हुए 5 सैनिकों ने चुपचाप सिर हिलाया। वे अपने शहीद साथियों के पास गए, उन्हें बांधा और हेलीकॉप्टर पर चढ़ा दिया। बाकी के 2 हेलीकॉप्टर सुअर को ले जाने के लिए थे। सब जल्दी करो, आगे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर हम अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। तभी एक हेलीकॉप्टर पायलट अचानक घबराकर चिल्लाया। अफसर ने आवाज सुनकर ऊपर देखा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा काला साया अचानक आसमान से उनकी तरफ आया। हेलीकॉप्टरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हवा के कई तेज झोंके आए और सीधे हेलीकॉप्टरों से टकरा गए। तीनों हेलीकॉप्टर एक पल में टूटकर बिखर गए। धमाके के साथ हेलीकॉप्टरों का मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। दरिंदे, मर जा, अफसर गुस्से में चिल्लाया और अपनी असॉल्ट राइफल से उस काले साए पर गोलियां बरसाने लगा। वो एक बहुत बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। हेलीकॉप्टरों को तबाह करने के बाद उसने एक झपट्टा मारा और अपने तेज पंजों से अफसर और बाकी 5 सैनिकों को पकड़ लिया। ऊपर उड़ते हुए उसने उन्हें कुचलकर कीमा बना दिया। 3 दिन बाद
मैं जियांग भाई शहर को पूरी तरह से छोड़कर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में आ गया हूँ। लगातार 3 दिन तक दौड़ने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ी थकान महसूस हुई। हालांकि जैसे ही मैं आराम करने के लिए रुकने वाला था, अचानक पास से ही गोलियों की जोरदार आवाज आई। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। मेरी तेज आंखें एक बाघ की तरह चौकन्नी होकर चारों ओर देखने लगी। आवाज सुनकर ऐसा लगा कि गोलियां कुछ दूरी पर चल रही हैं। काफी सोचने के बाद मैंने वहां जाकर देखने का फैसला किया। थोड़ी देर में मैं पहाड़ी इलाके से बाहर निकला और एक हल्की ढलान वाली जगह पर आ गया। मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। कस्बे के गेट पर 3 बड़े शब्द साफ साफ लिखे थे, मगरमच्छ टाउन। उसके ऊपर एक मगरमच्छ की मूर्ति भी थी जो बिल्कुल असली लग रही थी। लेकिन इस वक्त कस्बे में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। बहुत सारे विशाल मगरमच्छ चारों तरफ फैले हुए थे। उनमें से जो सबसे बड़ा मगरमच्छ था, उसकी लंबाई तो 10 मीटर तक पहुंच गई थी। मगरमच्छों के झुंड में इंसानों की हथियारबंद टुकड़ी उन पर पागलों की तरह गोलियां चला रही है। मगरमच्छों के हमले का सामना करते हुए ये टुकड़ी अब दम तोड़ने की कगार पर है। उस 10 मीटर लंबे विशाल मगरमच्छ को देखकर मुझे अचानक कुछ बातें याद आ गई। ये खूनी कसाई है। इस छोटे से शहर का नाम मगरमच्छों के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक ऐसा छोटा शहर है जो मगरमच्छ पालने में माहिर है। यहाँ से हर दिन बड़ी तादाद में मगरमच्छ गुजरते हैं, जिन्हें काटने के बाद देश भर में भेजा जाता था। या तो वे खाने की मेज का खाना बन जाते थे या फिर चमड़े के जूते, बैग और दूसरी चीजों में बदल जाते थे। इसलिए जब मगरमच्छ शहर को इसका फायदा नजर आने लगा तो उन्होंने पालने का काम और भी बढ़ा दिया। पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक खूनी बारिश इस छोटे से शहर के लिए तबाही लेकर आई। अचानक हुई उस खूनी बारिश की वजह से फॉर्म के अंदर मौजूद ढेर सारे मगरमच्छों में बदलाव आ गया। उनमें से सबसे ताकतवर था एक मगरमच्छ जिसका नाम था खूनी कसाई। उसका खून बहुत खास था। खूनी बारिश के बाद उसके अंदर खून पीने की कला जाग गई और साथ ही गुस्से की कला। ये 2 जन्मजात शक्तियाँ थीं। खून पीने की कला कुछ मेरी निगलने की शक्ति जैसी है, बस फर्क इतना है कि वो खुद को बड़ा करने के लिए खून पीता है। वही गुस्से की कला शरीर के चारों ओर एक गुस्से की ढाल बना देती है और इस शक्ति का इस्तेमाल करते समय जितना ज्यादा गुस्सा आता है, उसकी रक्षा करने की शक्ति उतनी ही मजबूत हो जाती है। हालांकि ये दोनों सिर्फ ली लेवल की ही जन्मजात शक्तियां हैं, लेकिन मेरे पिछले जन्म में खूनी कसाई ने इन्हीं 2 शक्तियों के दम पर किसी आम किंग लेवल के जंगली जानवर से कम ताकत नहीं दिखाई थी। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही मुश्किल और ताकतवर दुश्मन है। मेरे पिछले जन्म में इसने गुस्से में आकर एक के बाद एक 10 से ज्यादा इंसानी शहरों को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से वे शहर हमेशा खून के डरावने धब्बों से ढके रहते थे। इस काम ने इंसानी दुनिया में उसकी दहशत फैला दी थी। उसका ये नाम भी इसी वजह से पड़ा था। मैं चुपचाप एक ढलान पर खड़ा था और इंसानों और जंगली जानवरों के बीच चल रही लड़ाई के मैदान को बिना कुछ कहे घूर रहा था। इस समय शहर में खूनी कसाई और बाकी मगरमच्छों का कत्लेआम जारी था। उस इंसानी हथियारबंद दस्ते की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी। गोलियों की आवाज भी अब कम हो गई थी और मगरमच्छों के हाथों मारे जाने वाले इंसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। खासकर खूनी कसाई के आसपास इंसानी लाशों का ढेर लग गया था, एक के ऊपर एक। ये सारी लाशें सूखकर पीली पड़ गई थी, उनमें खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। यह एक ऐसी जंग थी जिसका नतीजा पहले से ही तय था, लेकिन इस वक्त मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरी निगलने की शक्ति आखिरकार एक ही बार में सब कुछ निगल जाने जैसी है। इसका सबसे बड़ा काम है बाकी जंगली जानवरों की शक्तियों को निगलकर उन्हें अपना बनाना, लेकिन इसमें अब भी कुछ कमियां हैं। अगर मैं खूनी कसाई की खून पीने की कला को अपनी निगलने की शक्ति के साथ मिला सकूं, तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की है। ये सोचते ही मैं बिना किसी झिझक के मगरमच्छ शहर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ शहर की पुरानी रौनक अब गायब हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ अनगिनत दुकानों के दरवाजे खुले पड़े थे और दुकानों के अंदर सब कुछ तहस नहस था। यहाँ रहने वाले इंसान इस वक्त घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। शहर के बीचों बीच बने चौक पर वो बचे हुए लोग जमा थे जो जंगली जानवरों के खूनी मुंह से बच निकले थे। उनकी आंखों में खौफ था। उनके चारों तरफ हथियारबंद टुकड़ी थी जो भीड़ को वहां से निकालने के लिए आई थी। चौक पर खून की तेज गंध फैली हुई थी। आसपास हर तरफ आंखों में चुभने वाली गहरी लाल रंगत थी। उन लोगों के चारों ओर अनगिनत छोटे बड़े मगरमच्छ घूम रहे थे। सड़क पर इंसानों और मगरमच्छों के कटे हुए अंग और अवशेष हर जगह बिखरे पड़े थे।
यहाँ तक कि कई टुकड़ों को तो कुचल दिया गया था और अब ये पहचानना मुश्किल था कि वे इंसानों के थे या मगरमच्छों के। तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज आई और वो लोग बेहद घबराकर पीछे हटने लगे। पास में मौजूद एक हथियारबंद सैनिक ने ये देखा और कुछ और सोचे बिना जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और चीख की दिशा में गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि उसने उस बचे हुए इंसान पर हमला करने वाले मगरमच्छ को मार तो दिया, लेकिन मरने से पहले उस मगरमच्छनी ने अपने नुकीले दांतों से एक औरत की पिंडली को कसकर जकड़ लिया था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक 6-7 साल का बच्चा लगातार रो रहा था और अपनी माँ की गोद में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीड़ से लगातार बेबसी की चीखें आ रही थी और लोगों में निराशा और डर फैलता जा रहा था। अत्यधिक दबाव में कोई तो पूरी तरह से टूट गया। एक जोरदार दहाड़ के बाद वो निहत्था मगरमच्छों के झुंड में कूद पड़ा। उसकी आंखों में पहले से ही मरने का इरादा था। जानवरों का झुंड, मैं तुम सबसे लड़ूंगा। इस हताश चीख के बाद चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। मगरमच्छों के झुंड में घुसे कुछ बचे हुए लोग संघर्ष भी नहीं कर पाए कि उन्हें खून से सने बड़े बड़े मुंहों ने निगल लिया। बाकी बचे लोग निराशा में एक साथ सिमट गए। वे बचे हुए 10-12 हथियारबंद लोगों के भरोसे थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। मैदान में गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद गोलियां फिर से चलने लगी, मानो वे इंसान की हिम्मत की कहानी बयां कर रही हों। लगभग 10-12 हथियारबंद लोग उस खून के प्यासे दरिंदे पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। वे सभी जानते थे कि केवल इस सबसे शक्तिशाली मगरमच्छ से निपटकर ही आज की इस मुसीबत को टाला जा सकता है। उस खून के प्यासे दरिंदे की खाल बहुत मोटी और सख्त थी। हालांकि आम गोलियां उसकी मजबूत खाल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, फिर भी कुछ गोलियां किसी तरह एक खास एंगल से उसके पेट में जा लगी, जिससे खून के छींटे उड़ गए। दर्द महसूस होने पर उस खून के प्यासे दरिंदे ने जोर से अपना मुंह खोला और दहाड़ा और साथ ही अपनी खास शक्ति, गुस्से का जुनून को एक्टिवेट कर दिया। पलक झपकते ही उसके शरीर के चारों ओर खून के रंग का एक मोटा कवच बन गया। तुरंत ही सारी गोलियां उस खूनी कवच से टकराकर रुक गईं। कैप्टन, ये तो एक बला है। हम इसका कवच भेद ही नहीं पा रहे हैं। क्यों न हम पीछे हट जाएं? एक सैनिक ने अपनी मैगजीन खाली करते हुए टीम लीडर पर चिल्लाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब इसके हाथों मारे जाएंगे। हमें इस जानवर से निपटने का कोई तरीका सोचना होगा। तरीका? तुम्हारे पास क्या तरीका हो सकता है? कैप्टन के जवाब देने से पहले ही एक और सैनिक लगभग टूटते हुए चिल्लाया। हम इतनी देर से लड़ रहे हैं और यह जानवर अभी भी उछल कूद रहा है। हमारी गोलियों से इसे कोई खतरा नहीं है। अगर कोई तरीका होता तो क्या हम इस हालत में होते? तो तुम ही बताओ, अब क्या करें? कैप्टन ने देखा कि जान की बाजी लगाकर लड़ने वाले सैनिक अब भारी दबाव के कारण आपस में ही लड़ने वाले हैं। वो तुरंत जोर से चिल्लाया, बस करो, सब चुप हो जाओ। क्या ये आपस में लड़ने का समय है? उसकी नजरें भेड़िए जैसी थी, लेकिन जब वे बचे हुए लोगों पर पड़ी तो उनमें एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन फिर तुरंत गायब हो गई। गोलियां बचाकर इस्तेमाल करो। इस जानवर की खाल बहुत मोटी है। गोलियों से इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। जब यह अपना मुंह खोले तब सारी गोलियां उसके मुंह में दाग देना। गोलियों की आवाज फिर से गूंजने लगी और कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने आखिरी बार उस बेबस भीड़ को देखा और जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंख के कोने से आंसू का एक कतरा ढलक गया। उसने तेजी से एक ग्रेनेड फेंका। जैसे ही धमाका हुआ, वो जोर से चिल्लाया, स्मोक ग्रेनेड और फ्लैश बैंग निकालो, हम जल्दी से पीछे हटते हैं। उस समय मैं ज्यादा दूर नहीं खड़ा था और छिपकर सब कुछ देख रहा था। मैंने बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। खून का प्यासा दरिंदा जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसके गुस्से के जुनून की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इस समय उससे लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना नुकसान सिर्फ मेरा ही होगा। चौक पर मौजूद कुछ हथियारबंद सैनिकों का दिल ये सब देखकर पसीज गया। पीछे हटते समय उन्होंने स्मोक ग्रेनेड की आड़ का फायदा उठाया और अपने कुछ साथियों को पकड़कर अपने साथ ले गए। ये देखकर बाकी लोग घबरा गए और हथियारबंद लोगों के पीछे पीछे जाने लगे। ये देखकर कप्तान ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, लेकिन जल्द ही उन निहत्थे लोगों की मदद के लिए वापस लौट आया। स्मोक ग्रेनेड की आड़ में हथियारबंद दस्ता बचे हुए लोगों को लेकर तेजी से निकल गया। जब धुआं छटा तो चौक पर सिर्फ बिना किसी मकसद के घूमते हुए मगरमच्छ बचे थे। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर खूनी दरिंदे ने फौरन आसमान की ओर देखकर दहाड़ लगाई, लेकिन उसके मन में भरे गुस्से को निकालने की कोई जगह नहीं थी। बाहरी हमलों के बिना उसकी उन्मादी शक्ति भी धीरे धीरे बेअसर होने लगी। आखिरकार वो धीरे धीरे खत्म हो गई।
ध्यान से देखने पर वो खूनी दरिंदा सिर से पांव तक जख्मी था और हर सांस के साथ उसके शरीर से खून बिखर रहा था। हालांकि उन्मादी शक्ति ने उसे जबरदस्त सुरक्षा दी थी, लेकिन अब वो सिर्फ पहले स्तर का खूंखार जानवर था और इंसानों के आग्नेयास्त्रों का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकता था। ये देखकर मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मैं एक दहाड़ के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर लपका। अब जब वो कमजोर है तो यही उसकी जान लेने का सबसे अच्छा मौका है। मैंने अपना शरीर नीचे झुका लिया और उस जख्मी खूनी दरिंदे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मेरे शरीर से एक घनी खूनी आभा निकल रही थी। खूनी दरिंदे ने मेरे जानलेवा इरादे को महसूस किया और फौरन जमीन पर बिना हिले डुले लेट गया। वो पहले से ही बुरी तरह जख्मी था, खासकर उसका पेट जो गोलियों के छेदों से भरा हुआ था। इस समय केवल अपना पेट छिपाकर ही वो इस कमजोरी को उजागर होने से बचा सकता था। लेकिन अफसोस, मैं पूरी लड़ाई पहले से ही देख रहा था, इसलिए उसकी इस भद्दी हरकत पर मुझे हंसी आ गई। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए मैंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसके चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहा। मैं एक ही वार में उसकी जान लेने का मौका ढूंढ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो खूनी दरिंदा थोड़ा बेचैन होने लगा। उसने एक दहाड़ लगाई और फिर से उन्मादी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को खून जैसे लाल रंग के एक मोटे कवच से ढक लिया। वो इसके जरिए भागने का एक मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन उसकी यह छोटी सी चाल में भला कैसे नहीं समझ पाता। मैं दहाड़ा और सीधे इस्तेमाल किया, उन्माद और वज्र का, और उस पर झपट पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ खूनी दरिंदा तुरंत कई मीटर दूर जाकर गिरा और उसके खूनी कवच पर भी मेरे पंजों के कई निशान बन गए। वो फौरन बहुत डर गया। पहली ही मुठभेड़ में वो असल में कमजोर पड़ गया था और मैं उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा और लगातार घूमता रहा, ये देखकर कि उसकी उन्मादी शक्ति मेरे सामने ज्यादा काम नहीं कर रही है। उसने तुरंत अपनी लड़ने की रणनीति बदल दी। एक दहाड़ के साथ वो आगे की ओर झपटा और साथ ही मेरा अगला पैर पकड़ने के लिए अपना खून से सना विशाल मुंह खोला। ये देखकर मैंने अपने पिछले पैरों से जोर लगाया और सीधे हवा में कूद गया। साथ ही अपने विशाल पंजे से सीधे उसके चेहरे पर वार किया। तेज चक्कर आने की वजह से खूनी दरिंदे की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। जब वो जमीन पर गिरा तो उसके पेट के जख्म और भी ज्यादा दिखने लगे। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़ा। मेरे तेज पंजे सीधे उसके पेट के जख्मों पर लगे। एक ठंडी चमक के साथ खूनी दरिंदे के पेट पर तुरंत कई गहरे जख्म बन गए और जैसे ही उसने हरकत की, उसके अंदर के अंग हल्के हल्के दिखाई देने लगे। उसने फिर से जोर से दहाड़ लगाई। ऐसा लगा जैसे वो अपनी हिम्मत बढ़ाना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सिर्फ हिम्मत के मामले में ही वो बहुत पीछे रह गया था। हालांकि मैं एक ही वार में कामयाब हो गया था, लेकिन मैंने जीत का फायदा उठाकर हमला जारी नहीं रखा, बल्कि उस खूनी दरिंदे के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहा, क्योंकि वो खूनी दरिंदा बहुत चालाक था। हालांकि मैंने अभी अभी उसके पेट को जख्मी किया था, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाई हो। और वो खूनी दरिंदा अपना सिर ऊंचा उठाए रहा। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गई, जैसे वो किसी भी पल जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो। लेकिन इसी वजह से उसके शरीर से बहने वाला खून बढ़ता ही जा रहा था। वो जहां से भी गुजरता वहां खून के साफ निशान छोड़ जाता। यह महसूस होने पर कि हालात उसके खिलाफ हो रहे हैं, उस कसाई ने गुस्से में दहाड़ना शुरू कर दिया और पास में पड़ी इंसानों और मगरमच्छों की लाशों को निगलने लगा, अपनी ताकत वापस पाने के लिए। ये देखकर मैं फौरन चौंक गया और अब जरा भी नरमी बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं एक दहाड़ के साथ उस पर झपट पड़ा। इस पल मेरा हमला अचानक बिजली की कड़क की तरह हुआ। मेरे तेज बाग के पंजों ने सीधे उस खूनी कसाई का पेट फाड़ दिया और फिर मैंने अपना विशाल जबड़ा खोला और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उस खूनी कसाई ने तुरंत एक दर्दनाक चीख मारी और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। उसका विशाल शरीर मरे हुए मांस के ढेर में बदल गया जो शहर के चौक पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। ये देखकर दूसरे मगरमच्छ तुरंत इधर उधर भाग गए। आखिरकार मर ही गया। मैंने अपने बाग के पंजे चलाए और सीधे उस खूनी कसाई के शरीर को चीरकर एक लाल शक्ति क्रिस्टल निकाल लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे एक ही बार में निगल लिया। उस जबरदस्त ऊर्जा के कारण मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। साथ ही मैंने अपनी निगलने की शक्ति का इस्तेमाल करके उस क्रिस्टल को जल्दी से पचा लिया। कुछ ही पलों में मुझे सफलतापूर्वक खून की प्यास और गुस्से का उन्माद नाम की दो शक्तियां मिल गई। मेरे पूरे शरीर से एक राजा जैसी शान झलक रही थी।
मैंने खूनी कसाई के शरीर को देखा और सीधे अपना विशाल जबड़ा खोलकर उसका मांस और खून निगलने लगा। पेट भर खाने के बाद मैं मगरमच्छों के शहर से निकल गया और महावन पर्वत की दिशा में आगे बढ़ता रहा। आधे दिन बाद हथियारों से लैस एक टीम वापस आई। हर किसी के पास रॉकेट लॉन्चर था और वे पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन जब वे शहर के चौक पर पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए। और इस समय तक मैं एक पहाड़ी जंगली इलाके में पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकने का सोचा, अचानक दूर से एक हल्की सी अजीब आवाज़ आई। हालांकि कुछ दूरी थी, लेकिन अब मेरे कान और आंखें बहुत तेज हो गई थी और सैकड़ों मीटर के दायरे में किसी भी तरह की हलचल मुझसे छिप नहीं सकती थी। मैं चुपके से उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज़ आ रही थी। मेरी नज़र में एक विशाल भूरा भेड़िया जंगल में तेजी से दौड़ रहा था। हालांकि यह भेड़िया पहले मिले विशाल चांदी जैसे सफ़ेद भेड़िए से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और उस विशाल भेड़िए के आगे बैंगनी रंग की रोशनी का एक गोला था जो बाएं दाएं भागकर उस विशाल भेड़िए की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विशाल भेड़िया हर बार उसकी चाल का अंदाज़ा लगा लेता था, इसलिए वो कभी भाग नहीं पाया था। ये देखकर मैं मन ही मन चौंक गया। क्या ये कोई दिव्य खजाना है? अपनी जिज्ञासा के कारण मैं चुपके से उस विशाल भेड़िए के पास जाने लगा। हालांकि वो विशाल भेड़िया केवल पहले स्तर का एक खूंखार जानवर था, लेकिन उसके पैर ऐसे चल रहे थे जैसे वो हवा पर चल रहा हो। उसकी रफ्तार ज्यादातर पहले स्तर के खूंखार जानवरों से ज्यादा तेज थी। और हालांकि बैंगनी रोशनी के गोले की रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन वो बहुत फुर्तीला था, इसीलिए वो बार बार उस विशाल भेड़िए के हमलों से बच पा रहा था। और तो और ऐसा लग रहा था कि बैंगनी रोशनी का वो गोला जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। जब भी विशाल भेड़िया बहुत पीछे रह जाता तो वो जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर लेता और उसके पास आने का इंतजार करता। तब मुझे समझ आया, ऐसा नहीं था कि बैंगनी रोशनी का गोला भाग नहीं सकता था, बल्कि वो जानबूझकर उस विशाल भेड़िए के साथ खेल रहा था। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। मैं उस बैंगनी रोशनी के गोले की असलियत जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया। अगर वो सच में कोई दिव्य खजाना है तो वो निश्चित रूप से बहुत कीमती होगा। जैसे जैसे मैं थोड़ा और पास गया, मुझे आखिरकार साफ दिख गया कि वो बैंगनी रोशनी क्या थी। वो असल में एक बैंगनी जंगली बिल्ली थी। मैं मन ही मन बहुत हैरान हुआ। वो विशाल भेड़िया जो एक खूंखार जानवर बन चुका था, कायदे से तो इस जंगली बिल्ली को आसानी से काबू कर सकता था, लेकिन ये जंगली बिल्ली उस विशाल भेड़िए को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। मुझे हल्की सी गड़बड़ महसूस हुई और फिर अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। कोई हैरानी नहीं, तभी तो यह उस विशाल भेड़िए को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ये बैंगनी बिल्ली शायद मेरे पिछले जन्म की वही मशहूर जादुई बिल्ली है। पिछले जन्म में जादुई बिल्ली किंग लेवल की खूंखार जानवर थी और उसकी असलियत बेहद रहस्यमयी थी। यहाँ तक कि उसकी जागृत शक्तियाँ भी अज्ञात थी, लेकिन चूंकि वो किंग लेवल की खूंखार जानवर बन सकी तो उसकी जागृत शक्ति कम से कम एस क्लास की तो होगी ही। फिर मुझे जादुई बिल्ली के बारे में और भी बातें याद आईं। हालांकि यह किंग लेवल की खूंखार जानवर है, लेकिन अफवाहों की माने तो उसमें लड़ने की जरा भी काबिलियत नहीं है। उसकी जागृत शक्तियाँ भी सिर्फ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ऐसे में वो अपने ही लेवल के किसी किंग लेवल खूंखार जानवर के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती, लेकिन वो दूसरे तरीकों से इस कमी को पूरा कर सकती है। वो दूसरे खूंखार जानवरों के साथ जुड़ सकती है। एक सपोर्ट टाइप किंग लेवल खूंखार जानवर होने के नाते जादुई बिल्ली दूसरे खूंखार जानवरों के साथ जुड़ने के बाद वो जुड़े हुए जानवर की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। जादुई बिल्ली के जुड़ने की शक्ति मिलने पर हार को जीत में बदलना, अपने से ऊंचे लेवल पर लड़ना और अकेले कई दुश्मनों से लड़ना, ये सब बच्चों का खेल हो जाता है। पिछले जन्म में इस जादुई बिल्ली को जानवरों के सम्राट आइस क्रिस्टल फीनिक्स ने अपने वश में कर लिया था। आइस क्रिस्टल फीनिक्स तो पहले से ही खूंखार जानवरों का सम्राट था, लेकिन जादुई बिल्ली के साथ जुड़ने के बाद आइस क्रिस्टल फीनिक्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो एक ही समय में 2 बड़े जानवर सम्राटों से लड़ सकता था, और वो भी बिना कमजोर पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पिछले जन्म के एक महान खूंखार जानवर से मिलूंगा। ये सोचते ही मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मैंने इस जादुई बिल्ली को वश में कर लिया तो भविष्य में मुझे एक शक्तिशाली मददगार नहीं मिल जाएगा। ये ख्याल मन में आते ही मैं इसे रोक नहीं पा रहा था। ये सोचकर मेरी नज़र उस विशाल भेड़िए पर पड़ी। मेरी बाघ जैसी आंखों में जान लेने का इरादा उभर आया। इरादा पक्का करने के बाद मैंने और देर नहीं की, और इस समय विशाल भेड़िए को भी आखिरकार एहसास हो गया कि सामने वाली छोटी बिल्ली उसे बेवकूफ़ बना रही थी।
उसने तुरंत आसमान की ओर देखकर गुस्से में दहाड़ लगाई। जादुई बिल्ली और भी इतराने लगी। वो बीच बीच में विशाल भेड़िए के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, लेकिन जब भी भेड़िए के नुकीले पंजे उसे लगने वाले होते, वो बड़ी फुर्ती से बच निकलती और फिर उसके सामने थोड़ी ही दूर पर दोबारा आ जाती। नीला विशाल भेड़िया आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका। अचानक उसके पूरे शरीर की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई। इस अचानक हुए बदलाव से बैंगनी बिल्ली घबरा गई। वो घबराहट में बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त विशाल भेड़िए की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। जब वे ठंडी चमक वाले नुकीले पंजे जादुई बिल्ली पर लगने ही वाले थे, अचानक बर्फीली शक्ति का एक गोला विशाल भेड़िए की तरफ तेजी से आया। जिस पल वो बर्फ भेड़िए से टकराई, उसने सीधे उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। मैं आराम से विशाल भेड़िए के शव के पास गया। मैं क्रिस्टल कोर निकालने की तैयारी करने लगा, जबकि जादुई बिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे बहुत जिज्ञासा से देख रही थी और उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने अपने हाथ का काम रोका और उसकी तरफ देखा। मुझे पता है कि यह बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो निडर है। हालांकि जादुई बिल्ली के पास कोई खास लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन खुद को बचाने की उसकी काबिलियत ज्यादातर खूंखार जानवरों से ज्यादा है। और वैसे भी मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मैंने भेड़िए के शव को थोड़ा इधर उधर किया और उसका शक्ति क्रिस्टल कोर बाहर निकाला, फिर मुड़कर उसे जादुई बिल्ली को दे दिया। मेरी इस हरकत से जादुई बिल्ली एक पल के लिए चौंक गई, फिर वो तुरंत मेरे पास आ गई। उसने अपना एक पंजा क्रिस्टल कोर के ऊपर रखा। जब उसने देखा कि मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ, तो वो तुरंत खुशी खुशी क्रिस्टल कोर उठाकर एक ही बार में उसे निगल गई। कुछ ही पलों के बाद उसके शरीर से और भी चमकीली बैंगनी रोशनी निकलने लगी और उसकी ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं मन ही मन थोड़ा हैरान हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक क्रिस्टल कोर के सहारे अपनी ताकत बढ़ा सकती है। ये जानना जरूरी है कि ऐसा सभी खूंखार जानवर नहीं कर सकते। क्रिस्टल कोर को पचाने के बाद वो फिर से बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और आज़ादी से गोल गोल घूमने लगी। फिर वो मेरे चारों ओर कभी दाएं तो कभी बाएं चक्कर लगाने लगी, जैसे वो दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आखिर में उसने खुशी से कुछ आवाजें निकाली। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। इस क्रिस्टल कोर ने वाकई उस जादुई बिल्ली के दिल में मेरे लिए एक अच्छी भावना पैदा कर दी थी। कुछ घंटों बाद मैं फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उस विशाल भेड़िए का शव अब पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। उसका ज्यादातर मांस मेरे पेट में जा चुका था और मेरे पीछे वो जादुई बिल्ली एक बैंगनी रोशनी बनकर मेरे ठीक पीछे पीछे आ रही थी। वो कभी कभी मेरे चारों ओर उड़ने लगती, तो कभी मेरी पीठ पर लेटकर आराम करने लगती। मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। उस विशाल भेड़िए के क्रिस्टल कोर की वजह से मैं उस जादुई बिल्ली का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया था। अब बस मुझे उसे समय समय पर एक क्रिस्टल कोर देना होगा और मैं धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपना बना लूंगा। यह फैसला करने के बाद मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मैं महा उजाड़ पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा था और उसी समय शाही राजधानी की एक लैब में शिया शिन्यू एक रिसर्च यूनिफॉर्म पहने हुए थी। वो एक बहुत बड़ी पारदर्शी कांच की दीवार के सामने खड़ी थी। उनकी नजरों के सामने एक मजबूत और हट्टा कट्टा सैनिक था। प्रोफेसर शिया, क्या हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? यह एक लंबे कद की सफेद लंबा कोट पहनी हुई महिला ने धीरे से पूछा। शिया शिन्यू ने अपनी नजरें हटाईं और उस महिला को देखते हुए कहा, इस दौरान इन दरिंदों को मारने के लिए हम पहले ही अपने कई सैनिकों को खो चुके हैं, इसलिए इतनी मुश्किलों से हासिल किए गए रिसर्च के ये नतीजे बहुत ज्यादा कीमती हैं। ये सुनकर महिला का चेहरा गंभीर हो गया। प्रोफेसर शिया, हम सब ये जानते हैं। हम जानते हैं कि म्यूटेशन की वजह से पैदा हुए इन दरिंदों से लड़ने के लिए शिया शिंग्यू और उनकी रिसर्च में मदद करने वाली सेना दोनों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। शुरू में पहला एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर शिया के अपने बेटे पर ही किया गया था, लेकिन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसकी मौत हो गई। शिया शिन्यू ने अपना दुख भुलाकर एक्सपेरिमेंट जारी रखा और उन्होंने अपने ही बेटे के अवशेषों की मदद से उस दवा को और भी ज्यादा असरदार बनाया। उन्होंने एक ऐसी मजबूती देने वाली दवा बनाई जो इंसानी शरीर के लिए ज्यादा बेहतर है। चलो शुरू करो। काफी देर बाद शिया शिन्यू ने आखिरकार सिर हिलाया। उनके इतना कहते ही उनके आसपास मौजूद सभी रिसर्च करने वाले लोग काम में लग गए। उनकी काबिलियत के क्रिस्टल निगलकर मेरी ताकत आखिरकार पहले चरण के आखिरी और सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और महा उजाड़ पर्वत श्रृंखला की ओर जाते समय मैंने सफलतापूर्वक एक जादुई बिल्ली को अपना साथी बना लिया।
और उसी समय इंसानों ने भी एक ऐसी मजबूती देने वाली दवा बना ली थी जिससे लोगों को खास शक्तियां मिल सकती थी। उसी पल शाही राजधानी की एक रिसर्च लैब के अंदर एक रिसर्चर ने एक सैनिक को लाल रंग की दवा की एक ट्यूब दी। शू हेंग, अगर तुमने ये दवा पी तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, इसलिए एक्सपेरिमेंट से पहले मैं तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई इस बार एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। शू हेंग का चेहरा अटूट विश्वास से भरा था। उसने इस मजबूती देने वाली दवा के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए इसलिए आवेदन किया था क्योंकि उसने एक बार खूंखार जानवरों को मारने के एक मिशन में हिस्सा लिया था और अपनी आंखों से अपने साथियों को और भाइयों को उन दरिंदों के मुंह में मरते हुए देखा था। हालांकि वो किसी तरह जिंदा बच गया था, लेकिन इस वजह से उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी थी। ये सुनकर रिसर्चर ने सिर हिलाया और मजबूती देने वाली दवा शू हेंग को दे दी। कांच की दीवार के बाहर शिया शिंग्यू का चेहरा गंभीर था। अगर इस बार भी हम कामयाब नहीं हुए तो शायद हमारे एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट शुरू करो, मॉडल। शोधकर्ता के आदेश पर शू हेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एनहेंसमेंट पोशन निगल लिया। फिर वो वहीं पर बिना हिले डुले खड़ा हो गया। शिया शिन्यू और बाकी लोग गंभीर भाव से कांच की दीवार के अंदर देख रहे थे। जल्द ही एनहेंसमेंट पोशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसके असर से शू हेंग का शरीर एकदम लाल हो गया। इसके तुरंत बाद शू हेंग अचानक दर्द से चीखने लगा और जोर जोर से अपनी त्वचा को खरोंचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके शरीर से बाहर निकलने वाली है। थोड़ी ही देर में उसके शरीर पर खून के खरोंचों के बहुत सारे निशान बन गए। कांच की दीवार के बाहर शिया शिन्यू की त्योरियां चढ़ी हुई थी और वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ठीक उसी समय शू हेंग के शरीर के अंदर से एक अजीब आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे हड्डियां टूट रही हों। ये सुनकर सभी के चेहरे का रंग बदल गया। सबके चेहरे और भी गंभीर हो गए और फिर उन्होंने देखा कि आग की लपटों ने शू हेंग के पूरे शरीर को घेर लिया है, जिससे वो पल भर में एक जलता हुआ इंसान बन गया। प्रोफेसर, ये काम कर रहा है, असिस्टेंट ने पास से उत्साहित होकर कहा। यह नज़ारा देखकर शिया शिन्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कामयाब हो गए, वो बेहद उत्साह से शू हेंग की तरफ देख रही थी। एक पल हिचकिचाने के बाद वो माइक्रोफोन के पास गई और लैब में मौजूद शू हेंग से पूछा, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? और अभी जो आवाज़ आई थी वो कैसी थी? प्रोफेसर, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। शू हेंग वहीं खड़ा बेहद उत्साहित था। एनहेंसमेंट पोशन ने न केवल मेरे जीन्स को बदला है बल्कि मेरे अधूरे शरीर को भी ठीक कर दिया है। ये सुनकर शिया शिन्यू और बाकी लोगों ने अपनी नजरें अनजाने में नीचे की ओर की और तब उन्होंने देखा कि शू हेंग का बहुत पहले खो चुका बायां पैर अब वापस आ गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शिया शिन्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने तुरंत पूछा, तो क्या अब तुम अपने पूरे शरीर पर जल रही आग को कंट्रोल कर सकते हो? शू हेंग ने धीरे से सिर हिलाया और उसके पूरे शरीर की आग तुरंत उसके अंदर समा गई। वो कुछ कदम चला और उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसने जोर से आगे की ओर एक घूंसा मारा और तुरंत आग की लपटें फूट पड़ी। कुछ चिंगारियां निकलकर सामने रखी एक कांच की बोतल से जा टकराई। आग के संपर्क में आते ही कांच की बोतल पिघलकर तरल बन गई। यह नज़ारा देखकर शिया शिन्यू अपने अंदर के उत्साह को मुश्किल से ही रोक पा रही थी। वो लगातार तालियां बजाकर वाहवाही करने लगी। दूसरे रिसर्चर्स भी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद शू हेंग पहले की तरह नॉर्मल होकर कपड़े पहनकर बाहर आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। उसने शिया शिन्यू को आदर से झुककर प्रणाम किया। प्रोफेसर शिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद से मैं खूंखार जानवरों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। दूसरी तरफ एक दिन के सफर के बाद मैं आखिरकार ग्रेट वाइल्डनेस पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। इस जगह पर पहुंचते ही मुझे जंगल के अंदर साफ महसूस हुआ कि यह जगह कई तरह के खूंखार जानवरों की मौजूदगी से भरी है। तभी जादुई बिल्ली ने चिंता भरी आवाज निकाली। ऐसा लगा जैसे वो ग्रेट वाइल्डनेस पर्वत में जाने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से गुर्राया, जिसका मतलब था, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं सीधा पहाड़ों के अंदर चला गया। मैं तियान्युआन फल के पेड़ की जगह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक विशाल मेढक ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे देखते ही उसने मुझ पर पानी का एक तीर छोड़ा। सच में इसे मौत से डर नहीं लगता, मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। मैंने एक ही झटके में सामने से आ रहे पानी के तीर को चकनाचूर कर दिया और तेजी से आगे बढ़ा। पंजे से उसे मसल कर रख दिया। मेढक से निपटने के बाद
मैं पहाड़ की गहराई में आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में एक और कुनकुन घास से निकलकर सामने आ गया। मेरी बाघ जैसी आंखें सिकुड़ गई। पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। जैसे ही वो सामने आया, कुनकुन ने कान फाड़ देने वाली आवाज निकाली। फिर वो अपने पंख फुड़फुड़ाता हुआ मेरी ओर लपका। मैं जैसे डर के मारे सुन्न हो गया था। मैं अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। इससे कुनकुन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। मुझसे करीब 3 मीटर की दूरी पर उसने जोर से छलांग लगाई। अपने दोनों नुकीले पंजों से उसने मेरे सुंदर बाघ वाले चेहरे पर हमला किया। ये देखकर मैंने अपना एक पंजा हल्के से घुमाया। कुनकुन तुरंत 2 टुकड़ों में फटकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर तड़पने के बाद वो शांत हो गया। मैंने बड़ी सफाई से कुनकुन का क्रिस्टल कोर निकाल लिया और उसे सीधे पीछे खड़ी जादुई बिल्ली को दे दिया। जादुई बिल्ली ने खुशी से आवाज निकाली। उसने खुशी खुशी क्रिस्टल कोर को पकड़ा और एक ही बार में निगल लिया। इस लालची छोटी बिल्ली को देखकर मैं धीरे से गुर्राया, जिसका मतलब था, बड़े भाई के साथ रहोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। जादुई बिल्ली ने ये सुनकर खुशी से म्याऊं किया, जैसे कह रही हो, इस तोहफे के लिए शुक्रिया बड़े भाई। चिल्लाने के बाद उसने अपना सिर बढ़ाकर मुझसे प्यार से सटा लिया, अपनी खुशी और आभार जताने के लिए। मेरा दिल खुशी से भर गया। जादुई बिल्ली को देखने का मेरा नजरिया और भी नर्म हो गया। मैं जानता था कि यह छोटी बिल्ली अब धीरे धीरे मुझ पर निर्भर होने लगी है। उसे पूरी तरह से अपना बनाने का दिन दूर नहीं है। इसके बाद मैं जादुई बिल्ली को लेकर तियानहुआंग पर्वत की गहराइयों में आगे बढ़ता गया। मैं जितना अंदर जाता गया, रास्ते में मिलने वाले जानवर उतने ही ज्यादा ताकतवर होते गए और बीच बीच में पहले स्तर के बीच के खूंखार जानवर भी मिल जाते थे। कुछ देर बाद जादुई बिल्ली रुक गई और बहुत सतर्कता से चेतावनी भरी कुछ आवाजें निकाली। मैं तुरंत रुक गया और चारों ओर देखने लगा। अगले ही पल एक बहुत बड़े शरीर वाला विशाल भेड़िया नजर आया। मैंने उस विशाल भेड़िए की ओर एक नजर डाली। भेड़िया तुरंत अनजाने में पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पर तभी चारों ओर से और भी जंगली भेड़िए सामने आ गए और हर कोई अपने दांत दिखा रहा था। उनसे गहरी दुश्मनी की भावना फैल रही थी। भेड़ियों का ये झुंड लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका था और उनकी विकसित हुई ताकतें भी लगभग एक जैसी थी। वे सब आग उगलने की क्षमता रखते थे। उनमें से एक विशाल भेड़िया कुछ बेचैन हो गया और उसने तुरंत आग उगल दी, जिससे पास की सूखी घास में आग लग गई। बाकी भेड़िए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं बिल्कुल शांत था। मैंने तुरंत एक गहरी दहाड़ लगाई, उन्हें तुरंत चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन भेड़ियों के उस झुंड ने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी झुंड के बीच से एक भेड़िया, जिसकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी, बाहर आया। उसने आसमान की ओर देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाई और पूरा झुंड तुरंत हमला करने के लिए टूट पड़ा। ये अपनी औकात से बाहर जा रहे थे। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। मुझे जरा भी डर नहीं था। मैंने अपना बड़ा सा बाघ का पंजा घुमाया और सबसे आगे वाले भेड़िए को हवा में उड़ा दिया। तभी जादुई बिल्ली ने गुस्से में एक आवाज निकाली और फिर वो एक बैंगनी रोशनी बनकर मेरे शरीर में समा गई। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि मेरी ताकत तेजी से बढ़ रही है। मैं सीधे दूसरे स्तर के खूंखार जानवर के लेवल पर पहुंच गया था। मेरा दिल उत्साह से भर गया। सच में ये राजा स्तर का सहायक जानवर है, जादुई बिल्ली के साथ से। मेरा दिल खुशी से भर गया और मैंने गुस्से में दहाड़ लगाई। मैं सीधे भेड़ियों के झुंड में कूद पड़ा। असली ताकत के सामने ये भेड़िए बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। बस एक ही पंजे के वार से एक विशाल भेड़िया चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि भेड़ियों का राजा भी 2 वार नहीं झेल पाया। पल भर में मैंने पूरे झुंड का सफाया कर दिया। चारों तरफ जंगली भेड़ियों की लाशें बिछी हुई थी। इस दौरान मुझे एक और भी जरूरी बात पता चली। ये जादुई बिल्ली न सिर्फ ताकत बढ़ा सकती है, बल्कि एक सुरक्षा कवच भी दे सकती है। जब जादुई बिल्ली मुझसे अलग हुई तो मैंने प्यार से अपना सिर उससे रगड़ा। छोटे दोस्त, तुम सच में बहुत कमाल के हो। मुझे तुम बहुत पसंद आए। सभी विशाल भेड़ियों को खत्म करने के बाद मैंने मैदान साफ करना शुरू किया और कुछ एनर्जी क्रिस्टल जादुई बिल्ली को दे दिए और मैंने खुद भेड़ियों के राजा का क्रिस्टल निगल लिया। अपनी निगलने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत जल्दी क्रिस्टल की शक्ति को पचा लिया और मुझे एक नई बी ग्रेड की शक्ति, ज्वाला नियंत्रण, मिली, जिससे मैं अपनी मर्जी से आग के आकार और उसकी ताकत को कंट्रोल कर सकता था। मैं आग उगल सकता था और सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। इस शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत समझने के बाद मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं जादुई बिल्ली को लेकर विशाल उजाड़ पहाड़ों में और अंदर चला गया। रास्ते में हमें कई खूंखार जानवर मिले, जिनमें से कुछ तो मेरे लिए भी मुश्किल थे,
लेकिन जादुई बिल्ली की मदद से ये सारे खूंखार जानवर आसानी से हार गए। आधे दिन बाद आखिर हम पहाड़ों के अंदरूनी हिस्से में पहुंच ही गए। मैं रुक गया और चारों ओर देखने लगा। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि एक पहाड़ की चोटी पर कुछ सुनहरा चमक रहा था। वहाँ एक सुनहरा फलों का पेड़ शान से खड़ा था और उस पेड़ के बगल में बैंगनी क्रिस्टल से ढका एक विशालकाय जानवर लेटा हुआ था। उस जानवर का सिर एक खूंखार शेर जैसा था। शेर के सिर पर एक लाल रंग का घुमावदार नुकीला सींग था। उसकी खून जैसी लाल आंखों की पुतलियों में एक अजीब बैंगनी चमक थी। तो यही है वो पर्पल गोल्ड लायन किंग। उस विशाल जानवर की शक्ल साफ साफ देखने के बाद मैं सोचे बिना नहीं रह सका। ये पर्पल गोल्ड लायन किंग तो पैदाइशी राजा है। पैदा होते ही ये दूसरे जानवरों पर अपनी धाक जमा लेता है। क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे? तभी जादुई बिल्ली ने धीरे से म्याऊं किया। मैं तुरंत उसका मतलब समझ गया। मैंने अपना सिर हिलाया और दहाड़ कर उसे जवाब दिया, जल्दी मत करो, हमें पहले पर्पल गोल्ड लायन की ताकत का पता लगाना होगा, उसके बाद ही कुछ करना ठीक रहेगा। अगर हम बिना सोचे समझे ऐसे ही चले गए तो टियान्युआन फल का पेड़ छीनना तो दूर, शायद हम दोनों की जान भी नहीं बचेगी। जादुई बिल्ली ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर अचानक से कुछ बार म्याऊं किया। तो क्या मैं जाकर एक नज़र देखूं? मैं वैसे भी छोटी हूँ और बहुत तेज भी हूँ। जब तक मैं ज्यादा शोर नहीं करूँगी पर्पल गोल्ड लायन किंग मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। अभी हम पहाड़ की चोटी से कुछ दूरी पर थे। इस जगह से पर्पल गोल्ड लायन किंग की मौजूदगी महसूस तो हो रही थी, लेकिन उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। ये सोचकर मैंने जाने के लिए उत्सुक जादुई बिल्ली को देखा और फिर सिर मिलाकर धीरे से 2 बार दहाड़ा। जाओ, अपना ध्यान रखना, पकड़े मत जाना। जैसे ही तुम्हें पर्पल गोल्ड लायन किंग की असली ताकत का पता चले फौरन वापस आ जाना। जादुई बिल्ली ने खुशी से म्याऊं किया और तुरंत एक बैंगनी रोशनी में बदलकर उड़ गई। कुछ ही देर बाद वो फिर से उड़कर वापस आ गई। बेसब्री से अपनी चीख को दबा रही थी। उसने सब कुछ पता लगा लिया था। उस बैंगनी स्वर्ण सिंह की ताकत पहले दर्जे के आखिरी चरण तक पहुंच गई है। वो तुमसे ज्यादा कमजोर नहीं है। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। ये बैंगनी स्वर्ण सिंह वाकई असाधारण था, लेकिन ऐसी ताकत पाने के लिए उसने जरूर कोई दिव्य चीज खाई होगी। मुझे चुप देखकर जादुई बिल्ली कभी टियान्युआन फल के पेड़ को देखती तो कभी मुझे देखती और कुछ उत्साहित होकर म्याऊं कर रही थी। हम कब हमला कर सकते हैं? मैंने 2 बार धीरे से गुर्राया। रुको, अभी कोई जल्दबाजी मत करो। इसके बाद मैंने अपनी बाघ जैसी आंखें सिकोड़ लीं और पहाड़ की चोटी पर मौजूद टियान्युआन फल के पेड़ को घूरने लगा। मुझे पता चला कि टियान्युआन फल के पेड़ का फल अभी पूरी तरह से पका नहीं था। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं इसकी वजह समझ गया। तभी तो बैंगनी स्वर्ण सिंह को कोई जल्दी नहीं थी। वो टियान्युआन फल के पेड़ के नीचे शांति से आराम कर रहा था। अब मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। मैंने पहाड़ के नीचे धैर्यपूर्वक इंतजार करने का फैसला किया। आज की इस विशाल और उजाड़ पर्वत श्रृंखला में बैंगनी स्वर्ण सिंह और मेरे अलावा यकीनन कई और भी अनजान खूंखार जानवर छिपे होंगे। इस समय बाहर निकलना मतलब बहुत बुरी मौत मरना होगा। और जैसा सोचा था, थोड़ी ही देर में दहाड़ आसमान में एक 10 मीटर लंबा सुनहरा बड़ा बाज मंडरा रहा था और बीच बीच में चेतावनी भरी चीखें निकाल रहा था। यह विकसित सुनहरा बाज एक लड़ाकू विमान जैसा लग रहा था। उसके विशाल शरीर के दिखते ही एक जबरदस्त शक्तिशाली आभा महसूस होने लगी। और इस समय सुनहरे बाज के अलावा और भी बहुत से खूंखार जानवर पहाड़ की चोटी की ओर दौड़े चले आ रहे थे। अब नजर में एक विशाल अजगर पहाड़ के ढलान पर कुंडली मारे बैठा था, जिसका शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। वो जहाँ से भी गुजरता आसपास के पौधे तुरंत मुरझा जाते। एक विशाल भेड़िया जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा था, पहाड़ की चोटी की ओर मुंह करके जोर से गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ताकत का ऐलान कर रहा हो और इसे बाकी खूंखार जानवरों को डराना चाहता हो। टियान्युआन फल के पेड़ के लिए इस समय ये सभी शक्तिशाली खूंखार जानवर बेचैन हो उठे थे। मैंने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। मेरे मन में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में तमाशा देखने के लिए कौन सी अच्छी जगह ढूंढूं और फिर 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर वाला फायदा उठाऊं, ताकि मुझे मछुआरे वाला फायदा मिल सके। जादुई बिल्ली ने धीमी आवाज में म्याऊं किया। वो स्वभाव से ही शरारती थी और अब इतने सारे खूंखार जानवरों को एक साथ देखकर वो जाहिर तौर पर बहुत बेचैन हो रही थी। इस पर मैंने भी बस कुछ बार धीरे से गुर्राया, ताकि उसे अच्छी तरह से दिलासा दे सकूं। कहीं ऐसा न हो कि वो जोश में आकर हमारी मौजूदगी जाहिर कर दे।
तब जाकर जादुई बिल्ली थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसकी नजरें लगातार तियान्युआन फल के पेड़ पर टिकी हुई थी। उसी समय मुझे बैंगनी स्वर्ण सिंह की काबिलियतें याद आई। मेरे पिछले जीवन में इस बैंगनी स्वर्ण सिंह ने 2 बड़ी एस रैंक की काबिलियतें हासिल की थीं। उनमें से एक का नाम बैंगनी स्वर्ण दैत्य था। वो खुद को मजबूत बनाने के लिए सूरज की शक्ति सोख सकता था और ऊर्जा की एक भयानक किरण छोड़ सकता था। दूसरी काबिलियत का नाम बैंगनी स्वर्ण मुहर था। वो दूसरे खूंखार जानवरों की काबिलियतों को सील कर सकता था। इसके अलावा ये जानवर उड़ भी सकता था। इसलिए बैंगनी स्वर्ण सिंह एक तरह से एक महाशक्तिशाली योद्धा के बराबर था। उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। जरा सी भी लापरवाही हुई तो वो पलटकर मार डालेगा। अकेले अकेले लड़ने में अभी यहाँ आए हुए खूंखार जानवरों में से कोई भी बैंगनी स्वर्ण सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुझे भी अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन शुक्र है मेरे पास जादुई बिल्ली है। जादुई बिल्ली के साथ मिल जाने के बाद मैं बैंगनी स्वर्ण सिंह से पूरी तरह निपट सकता हूँ। इस समय मैदान में एक शेर, एक अजगर और एक भेड़िया तरह तरह की चेतावनी भरी आवाजें निकालने लगे। उन्हें आसपास कुछ असामान्य महसूस हो गया था, लेकिन इससे उनका खास ध्यान इस ओर नहीं गया। तियान्युआन फल का पेड़ अभी पका नहीं था। ये कुछ खूंखार जानवर मौके की ताक में थे, पर तियान्युआन फल के पेड़ से आती तेज खुशबू ने आकर्षित किया और भी ज्यादा खूंखार जानवरों को अपनी ओर। मैंने सरसरी निगाह से देखा। हालांकि मुझे सिर्फ लगातार हिलते हुए पेड़ दिख रहे थे, पर मैं जानता था कि आने वाले खूंखार जानवर बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आने वाले खूंखार जानवर सामने आने लगे। वे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहे थे और आसमान में सुनहरे बाज ने भी अपनी उड़ान की ऊंचाई कम कर ली थी, लेकिन यह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी था। विशाल अजगर और विशाल भेड़िए ने और भी बेचैनी से अपनी रफ्तार तेज कर दी। वे तियान्युआन फल के पेड़ के और करीब जाना चाहते थे। यहाँ तक कि ज़िजिन शेर राजा भी इस समय खड़ा हो गया। वो पूरी सतर्कता से चारों दिशाओं के खूंखार जानवरों को घूर रहा था, पर मेरी लालची नजरें तो तियान्युआन फल के पेड़ पर थी। बस अगर मैं एक फल खा लूं, तो मैं यकीनन दूसरे स्तर तक पहुंच जाऊंगा। उस समय ये खूंखार जानवर मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अभी हमला करने का सही समय नहीं है। इस समय इन खूंखार जानवरों के बीच एक भयानक टकराव जरूर होगा और कोई भी इसे होने से नहीं रोक सकता। अगले ही पल एक जोरदार आवाज आई। खून जैसी लाल आंखों वाला एक विशाल पहाड़ी बकरा दूसरे खूंखार जानवरों के रोकने की परवाह किए बिना सीधे तियान्युआन फल के पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे ज़िजिन शेर राजा ने एक पंजे से मार डाला और मौके पर ही खून के छींटे पड़ गए। इस समय पहाड़ की चोटी पर बहुत हलचल थी। ज्यादा से ज्यादा खूंखार जानवर पतंगों की तरह पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ रहे थे, पर ज़िजिन शेर राजा ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला। विशाल भेड़िया और विशाल अजगर तियान्युआन फल के पेड़ से महज 10 मीटर दूर थे, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। यहाँ तक कि सुनहरा बाज भी आसमान में लगातार चक्कर लगा रहा था। वो दूसरे खूंखार जानवरों का इस्तेमाल करके ज़िजिन शेर राजा की ताकत खत्म करना चाहता था। पहाड़ के नीचे से मैं यह नज़ारा देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लड़ो, जितनी जोरदार लड़ाई होगी उतना ही अच्छा होगा। तुम लोगों का ये लड़ना मरना बस मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है। जल्द ही दूसरा दिन हो गया। मैंने आलस से अपनी बाघ जैसी आंखें खोली। मैंने यूं ही एक खूंखार जानवर को मार डाला और जादुई बिल्ली के साथ नाश्ते का मजा लिया। 1 घंटे बाद तियान्युआन फल के पेड़ से अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकली। मैं जानता था कि यह फल के पकने का संकेत है। मैं जादुई बिल्ली की तरफ देखकर कुछ बार धीरे से गुर्राया। जादुई बिल्ली तुरंत ही उत्साह से अजीब तरह से चिल्लाई और बिना झिझके मेरे शरीर में समा गई। पल भर में दूसरे स्तर के एक खूंखार जानवर की खास ऊर्जा जोर से निकली और मैं एक परछाई बनकर सीधे पहाड़ की चोटी की ओर भागा। मेरी रफ्तार बहुत ही तेज थी। भागते हुए मैंने पास के दूसरे खूंखार जानवरों पर नजर डाली। मैंने देखा कि वे भी अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे और सब के सब पहाड़ की चोटी की ओर भाग रहे थे। सुनहरा बाज, विशाल अजगर और आग वाला भेड़िया सबसे आगे थे और जल्द ही ज़िजिन शेर राजा के साथ उनकी जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। पल भर में पहाड़ की चोटी पर लगातार अजीब चीखें गूंजने लगी और रोशनी की चमक थमने का नाम नहीं ले रही थी। ढाल लगाओ, मैं जोर से दहाड़ा। मैंने जादुई बिल्ली को खुद पर एक सुरक्षा कवच लगाने की याद दिलाई ताकि हम टीम की लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो सके। तभी अचानक आसमान से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैं अचानक रुक गया और ऊपर देखने लगा।
मैंने देखा कि कई हेलीकॉप्टर तेज हवा के साथ तेजी से नीचे आ रहे थे। इंसान भी यहाँ आ गए थे। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अब मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा था। पहले ये सिर्फ खूंखार जानवरों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन अब इंसान भी इस मौके पर बीच में कूद पड़े थे। ये यकीनन मौजूदा हालात को बदल देगा। जल्दी डायनामाइट फेंको, इन सारे जानवरों को बम से उड़ा दो। तभी हेलीकॉप्टर पर एक सैन्य अधिकारी जैसा दिखने वाला सैनिक वॉकी टॉकी पर चिल्लाया। तुरंत सभी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से बंधी डायनामाइट की रस्सियां खोल दी और उन्हें नीचे गिरा दिया। पल भर में भारी मात्रा में डायनामाइट मूसलाधार बारिश की तरह धमाके के साथ नीचे गिरा और पलक झपकते ही आसपास के खूंखार जानवर बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान हो गए। मॉडल खून और मांस के चिथड़े उड़ गए। तियान्युआन फल के पेड़ के पास के ज्यादातर खूंखार जानवर तुरंत साफ हो गए। तभी डायनामाइट का एक बंडल अचानक मेरी तरफ गिरा। मैं एक धीमी गुर्राहट के साथ तेजी से एक तरफ हट गया। उसी समय जादुई बिल्ली ने एक और सुरक्षा कवच बना दिया। एक के बाद एक धमाकों की आवाजें गूंजने लगी और मेरा साया जल्द ही धुएं और धूल से बाहर निकला। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई थी, बस मेरे बालों पर कुछ गंदगी लग गई थी। मैं थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा था और पहाड़ की चोटी पर गोल्डन ईगल इंसानों की हरकतों से पूरी तरह भड़क गया था। उसने आसमान की ओर देखकर एक तीखी चीख मारी। साथ ही उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत सोने की कई तलवारें हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ीं। एक ही पल में उसने एक हेलीकॉप्टर को सीधे नीचे गिरा दिया। बैंगनी सुनहरा शेर राजा के चारों ओर बिजली की तरह बैंगनी रोशनी चमक रही थी। एक बैंगनी रोशनी की किरण तुरंत उसके मुंह से निकली और एक हेलीकॉप्टर में छेद कर दिया। बस पहली ही मुठभेड़ में इंसानों को भारी नुकसान हुआ। लानत है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अफसर किस्मत से बच निकला, लेकिन वो भी बहुत डरा हुआ था। उसने नहीं सोचा था कि इन खूंखार जानवरों की ताकत इतनी भयानक होगी। ये सोचकर वो अभी भी सुरक्षित बाकी कुछ हेलीकॉप्टरों पर चिल्लाया, जल्दी हटो, हमने इन खूंखार जानवरों की ताकत को कम आंका है, हमें जाना होगा। बचे हुए सैनिकों ने ये सुना। बिना किसी हिचकिचाहट के वे हेलीकॉप्टर उड़ाकर भाग गए। मैंने घबराहट में पीछे हटते हुए इंसानी हेलीकॉप्टरों पर एक नजर डाली। मेरी बाघ जैसी आंखों में ठंडक थी और एक पल में मेरे शरीर से बेहिसाब जानलेवा इरादा फूट पड़ा। अब मेरी बारी थी। मैं कुछ छलांगे लगाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मेरी दबंग आभा ने छोटे मोटे जानवरों के एक झुंड को सीधे सदमे में डाल दिया, जिससे वे हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। बैंगनी सुनहरा शेर राजा अपने पीछे तियान्युआन फल के पेड़ की मजबूती से रक्षा कर रहा था। उसका शरीर छोटे बड़े घावों से भरा था। घावों से लाल खून बह रहा था। विशाल अजगर, विशाल भेड़िए और गोल्डन ईगल ने ये देखा। उन सब की आंखों में एक तेज इच्छा की चमक थी, लेकिन किसी ने भी आंख मूंदकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वे कमजोर जानवरों को बैंगनी सुनहरे शेर राजा पर हमला जारी रखने का निर्देश दे रहे थे। ये बैंगनी सुनहरे शेर राजा को थकाकर मारना चाहते हैं। मैंने एक ही नज़र में इन खूंखार जानवरों का इरादा भांप लिया, लेकिन यही स्थिति मैं भी चाहता था। तभी आग वाले भेड़िए ने मुंह खोला और आग का एक बेहद गर्म गोला फेंका। वो सीधे बैंगनी सुनहरे शेर राजा की ओर गया। उसने सही मौके का फायदा उठाया था। कई खूंखार जानवरों के मिले जुले हमले के तहत बैंगनी सुनहरा शेर राजा केवल एक हमले को ही रोक सका। बाकी हमलों को रोकना बिल्कुल नामुमकिन था, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसकी आग सीधे बैंगनी सुनहरे शेर राजा की पीठ पर लगी और तुरंत भयानक आग भड़क उठी। उसी समय गोल्डन ईगल के तेज पंजे आसमान से नीचे आए। वो बैंगनी सुनहरे शेर राजा का मांस फाड़ना चाहता था, लेकिन शेर राजा के मुंह से निकली बैंगनी रोशनी की किरण ने उसे रोक दिया। और विशाल अजगर लड़ाई के मैदान के किनारे रेंगता रहा और समय समय पर ढेर सारा जहर उगलता रहा, लेकिन वो बैंगनी सुनहरे शेर राजा से नजदीकी लड़ाई नहीं कर रहा था। तो तुम ही सही। लड़ाई के मैदान की स्थिति को अच्छी तरह देखने के बाद मैंने तुरंत विशाल अजगर को निशाना बनाया और उसकी ओर झपटा। मेरे तेज पंजे सीधे अजगर के कमजोर हिस्से पर गए। अजगर की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। लगभग तुरंत ही उसने अपना शरीर घुमाकर अपने कमजोर हिस्से को बचा लिया। साथ ही उसने तुरंत अपनी खाल को सिकोड़ लिया ताकि मैं कामयाब न हो सकूं। एक हमले के बाद मैंने परवाह नहीं की कि मैंने विशालकाय को गंभीर रूप से घायल किया है या नहीं। मैं सीधे पीछे हट गया। मेरी नजरों के सामने विशाल अजगर की खाल के टुकड़े दूर तक उड़ गए। उन पर खून भी लगा हुआ था। अभी अभी विशाल अजगर से टकराने के पल में जादुई बिल्ली ने ढाल और इलाज जैसी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मेरे शरीर के जिस हिस्से पर जहर लगा था उसे तुरंत ठीक कर दिया, वरना मैं निश्चित रूप से घायल हो जाता।
बहुत अच्छा काम किया। मैं जादुई बिल्ली पर गुर्राया और वो झट से खुश हो गई। उसने कुछ बार म्याऊं किया, जैसे बहुत गर्व महसूस कर रही हो। ये देखकर कि विशाल अजगर से निपटना मुश्किल है, मैंने तुरंत अपना निशाना अग्नि भेड़िए को बनाया। मैं गुस्से से दहाड़ा और मेरे शरीर से पल भर में भयानक लपटें फूट पड़ी। अग्नि भेड़िए को मानो उकसाया गया हो, उसके पूरे शरीर से और भी भयानक लपटें उठने लगी। वो मुझसे सीधी टक्कर लेना चाहता था, लेकिन अगले ही पल मेरे शरीर से लपटें ज्वार की तरह पीछे हट गई और जैसे ही अग्नि भेड़िया हैरान परेशान हुआ, मैंने अपना मुंह थोड़ा खोला और अत्यधिक ठंड की शक्ति वाली एक बर्फीली फुहार सीधे अग्नि भेड़िए पर जा लगी। अग्नि भेड़िए ने इसे कुछ हद तक नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वो आग से खेलने में माहिर था। ये बर्फीली फुहार जल्द ही पिघल जाएगी, लेकिन जिस बात ने उसे बेहद डरा दिया वो ये थी कि मैंने फिर से आग की लपटों का इस्तेमाल किया, और वो भी उसके शरीर पर जमी बर्फ की तरफ। अब देखता हूँ तुम इसे झेल पाते हो या नहीं, मैं थोड़ा गर्व से मुस्कुराया। अगर मेरे द्वारा उगली गई बर्फीली फुहार की शक्ति को अग्नि भेड़िए ने खुद ही पिघलाया होता तो कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार वो उसकी तीव्रता को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन मेरे हमले के बाद अग्नि भेड़िए की अपनी लपटें दब गई और बर्फ को सीधे उसके शरीर में घुसने का मौका मिल गया। और जैसा कि उम्मीद थी, अग्नि भेड़िया लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटा और लगभग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं तुरंत फिर से आगे बढ़ा। मेरे बाग जैसे पंजों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और मैंने सीधे अग्नि भेड़िए की गर्दन पर वार किया। उन्माद और वज्र परिवर्तन के दोहरे प्रभाव में अग्नि भेड़िए का शरीर पनीर की तरह नाजुक हो गया था। छूते ही वो बिखर गया। कुछ दर्दभरी चीखें निकालने के बाद वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और मैंने अग्नि भेड़िए को मार डाला। मैं फिर से विशाल अजगर की ओर दौड़ा। अजगर ने ये देखकर अपनी पुरानी चाल चलने की कोशिश की। उसने मेरे कदमों को धीमा करने के लिए ढेर सारा जहर उगला। ये देखकर मैंने सीधे कई बिजलियां छोड़ी जो सीधे अजगर के शरीर पर जा गिरी। विशाल अजगर दर्द से तुरंत चीख उठा, लेकिन इससे पहले कि उसका दर्द कम होता, मेरा हमला फिर से आ गया। अभी हुए बिजली के हमले के बाद विशाल अजगर का शरीर बेहद कमजोर हो गया था और जल्द ही मेरे तेज पंजों ने उसे कई टुकड़ों में चीर डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सुनहरे बाज ने देखा कि मैंने अपनी ही जितनी ताकत के 2 खूंखार जानवरों को जल्दी से मार डाला है और ऊपर से वो खुद भी घायल था, इसलिए वो तुरंत भाग गया। वो पलक झपकते ही गायब हो गया। तब मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और बैंगनी कांटा सिंहराज का सामना किया। वो पहले से ही लगातार हमलों का सामना कर रहा था। इस समय उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। बैंगनी कांटा सिंहराज ने मुझे सीधे अपनी ओर आते देखा। एक पल झिझकने के बाद उसने तुरंत अपना सबसे मजबूत हमला बैंगनी स्वर्ण मुहर का इस्तेमाल किया। मैं अचानक चौंक गया और महसूस किया कि मेरी शक्तियां सीधे गायब हो रही हैं। मैं उन्हें महसूस तो कर सकता था, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मेरी घबराहट के बीच मैंने जादुई बिल्ली को म्याऊं करते सुना। अगले ही पल मेरे शरीर पर लगी मुहर टूट गई। छोटे, बहुत अच्छा काम किया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी कुछ तारीफ करने के बाद मैंने सीधे बैंगनी सिंहराज पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में मैंने उसे मार गिराया। आखिरकार बैंगनी स्वर्ण मुहर के उस हमले के बिना बैंगनी सिंहराज बिना दांत वाले बाघ की तरह बहुत कमजोर था। स्वर्गीय मूल वृक्ष, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। मैं कदम बढ़ाते हुए स्वर्गीय मूल वृक्ष के पास गया। मेरी आंखों में एक जोशीला भाव था। पास से देखने पर ही पता चला कि स्वर्गीय मूल वृक्ष का सुनहरा रंग बहुत शुद्ध था, शानदार लेकिन आंखों को चौंधियाने वाला नहीं। सुनहरे फल के पेड़ पर लगे 4 फल अब पूरी तरह से पक चुके थे। फलों की मनमोहक खुशबू लगातार मेरे मुंह में पानी ला रही थी, जिससे मेरा दिल बेचैन हो गया और मैं उसे घूरकर देखने लगा। पके हुए दिव्य फल हल्के सुनहरे पीले रंग के थे, जिनकी ऊपरी परत पर अजीब गोल गोल निशान बने हुए थे। तभी जादुई बिल्ली धीरे से चिल्लाई, टाइगर भैया, ये फल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझसे तो अब बिल्कुल सब नहीं हो रहा है। मैं धीरे से गुर्राया, फिक्र मत करो, तुम्हें ये अभी खाने को मिलेंगे। और फिर मैंने चारों दिव्य फलों को तोड़ लिया। उनमें से 2 मैंने सीधे जादुई बिल्ली की तरफ फेंक दिए और बचे हुए 2 मैं एक ही बार में निगल गया। ऐसा लग रहा था कि दिव्य फल पूरी तरह से पक चुके हैं। बिना चबाए ही वे मीठे और रसीले गूदे में बदल गए और एक ही झटके में मेरे गले से नीचे उतर गए। जादुई बिल्ली ने दिव्य फल पकड़े और खुशी से चिल्लाने के बाद जल्दी से उन्हें निगल लिया। और तभी दिव्य फल के पेट में जाते ही मेरे शरीर में अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लेकिन यह ऊर्जा बहुत ही शांत थी, जो मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं मचा रही थी।
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे शरीर की हालत को सुधारने में मदद करने आई हो। वो मेरे हाथ पैरों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। उसी समय तियानिंग शहर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मिलिट्री ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। प्रोफेसर, मुझे माफ कर दीजिए, यह मिशन फेल हो गया। ये सुनकर जिया शिन्यू ने एक गहरी सांस ली। वो गंभीर चेहरे के साथ ड्रोन से ली गई फुटेज को देख रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में इन खूंखार जानवरों की ताकत इस हद तक पहुंच जाएगी। वीडियो फुटेज देखने के बाद जिया शिन्यू मिशन पर गए ऑफिसर की तरफ मुड़ा। आखिर यह विशाल टाइगर कौन है? इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? और इसके पास इतनी सारी शक्तियां भी हैं। ये सुनकर ऑफिसर ने अपना सिर झुका लिया। वो उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। दूसरी तरफ जैसे ही दिव्य फल की ऊर्जा पूरी तरह से पच गई, मेरे शरीर से अचानक एक जानवर की शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। मैं ध्यान से अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे खुश होने लगा। क्या यही दूसरे स्तर के खूंखार जानवर की ताकत है? बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद आया। जैसे ही दूसरे स्तर के खूंखार जानवर का दबदबा फैलने लगा, पीछे से आने वाले खूंखार जानवर डर से कांप रहे थे और जमीन पर रेंग रहे थे। और तभी एक बिल्कुल नए दूसरे स्तर के खूंखार जानवर की ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि जादुई बिल्ली भी उसी पल सफलतापूर्वक आगे बढ़ गई थी। वो तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगी, टाइगर भैया, मैं और ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। तभी जादुई बिल्ली थोड़ी देर तक मुझे घूरती रही। अचानक वह हैरानी से चिल्लाई, टाइगर भैया, तुम कुछ अलग लग रहे हो। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरा शरीर भी थोड़ा बड़ा हो गया है। इसके अलावा मुझे कोई और बदलाव महसूस नहीं हुआ। क्या सच में मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने उत्सुकता से जादुई बिल्ली से पूछा। जादुई बिल्ली थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, बस तुम और ज्यादा काले और बड़े हो गए हो। ये सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और उस समय तियानिंग शहर के कॉन्फ्रेंस रूम में जिया शिन्यू अपने हाथ में खूंखार जानवर का डेटा देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, ये काला टाइगर अब तक का खोजा गया सबसे ताकतवर खूंखार जानवर है। हालांकि हम यह नहीं जानते कि यह इतनी जल्दी ताकतवर कैसे बन गया, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। पास में खड़ा हारा हुआ ऑफिसर बहुत खुशकिस्मत था। आखिरकार जब उन्होंने एक्शन लिया था तब ये काला टाइगर खूंखार जानवरों की बड़ी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। वीडियो देखने के बाद उसे लगा कि अगर उस समय उसका सामना काले टाइगर से हुआ होता, कोई भी बचकर नहीं जा सकता। प्रोफेसर जिया, क्या आप चाहते हैं कि हम उस पर अकेले में नजर रखें? तियानिंग शहर के इंचार्ज ने सम्मान पूर्वक पूछा। ये सुनकर जिया शिन्यू ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। चूंकि उसका पूरा शरीर काला है और उसका आकार भी बहुत बड़ा है, तो चलो उसे ब्लैक टाइगर किंग बुलाते हैं। इतना कहकर उसने गंभीरता से सबकी ओर देखा। अब से ब्लैक टाइगर किंग को मुख्य निगरानी लक्ष्य की सूची में डाल दो और कोशिश करो कि कम से कम नुकसान में ब्लैक टाइगर किंग के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली जाए। जी, तियानिंग शहर के इंचार्ज ने तुरंत हामी भर दी। उसने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। तभी जिया शिन्यू को जैसे कुछ और याद आया। और हाँ, ब्लैक टाइगर किंग के पास जो बिल्ली है उस पर भी खास ध्यान देना होगा। जी, हम समझ गए। उसी समय मैं पर्पल गोल्ड लायन किंग के शरीर को देख रहा था। मेरा दिल जोर से भर गया। मैंने पास में अकेले खेल रही मैजिक कैट पर एक नजर डाली। मैं मन में सोच रहा था, मैजिक कैट दरिंदों के क्रिस्टल कोर को निगल जाती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। उन दरिंदों की जन्मजात शक्तियाँ हासिल नहीं कर पाती, इसलिए उसके लिए तो किसी भी आम दरिंदे का क्रिस्टल कोर ही काफी है। लेकिन चाहे वो फायर वुल्फ हो या जॉइंट, दोनों ही दरिंदों में सबसे खास हैं। अगर उनके क्रिस्टल कोर मैजिक कैट को दे दिए तो ये थोड़ी बर्बादी होगी। खासकर पर्पल गोल्ड लायन किंग की एस क्लास की जन्मजात शक्ति, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर मैंने मैजिक कैट की तरफ देखकर धीरे से कुछ बार गुर्राया। सुनो छोटे, पर्पल गोल्ड लायन किंग और फायर वुल्फ के शरीर को छोड़कर तुम बाकी सबको खाकर उनके क्रिस्टल कोर हासिल कर सकती हो। मैजिक कैट ने खुशी से म्याऊं किया। उसे इनके बीच का फर्क नहीं पता था। उसकी नज़र में बस खाने को मिलना चाहिए और कुछ नहीं। मैजिक कैट को इतना समझदार देखकर मैंने भी बहुत खुश होकर उसे सहलाया। लेकिन जैसे ही मैं पर्पल गोल्ड लायन किंग का क्रिस्टल कोर निगलने वाला था, तभी आसमान में अचानक कुछ उड़ने वाले पक्षी आ गए। मैंने बहुत चौकन्ना होकर ऊपर देखा। अभी लड़ाई के दौरान ये कुछ पक्षी पहले से ही वहाँ थे, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया।
इसलिए मैंने उन्हें भगाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि मैं दूसरे दर्जे का दरिंदा बन चुका हूँ। लेकिन दूसरे दर्जे के दरिंदे के दबदबे के बावजूद ये कुछ पक्षी बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। वो अब भी आसमान में चक्कर काट रहे थे। जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने जल्दी से ध्यान से देखा और सच में मुझे इसकी वजह पता चल गई। वो तो ड्रोन थे। मैं तुरंत चौंक गया। इसका मतलब है मैं इस वक्त इंसानों की नजरों में आ चुका हूँ। लगता है मैं अभी सीधे पर्पल गोल्ड लायन किंग को निगलना शुरू नहीं कर सकता। मेरी हर एक हरकत पर अब इंसानों की नजर है। अगर इंसानों को मेरी निगलने की शक्ति के बारे में पता चल गया तो भविष्य में मुझे जरूर बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। हो सकता है कि वो मुझे घेरने के लिए सेना भी भेज दे। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो भी इंसानों को मुझ पर शक होगा। काफी सोचने के बाद मैं तियान्युआन फल के पेड़ के पास गया और उसकी जांच करने का नाटक किया और फिर मेहनत से उसे खोदना शुरू कर दिया। पास में खड़ी मैजिक कैट ने म्याऊं किया। वो मदद के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन मैंने धीरे से गुर्राकर उसे मना कर दिया। 1 घंटे बाद मैंने आखिरकार पूरे पेड़ को खोदकर बाहर निकाल लिया। तियान्युआन फल के पेड़ को जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती रहती है, वो हर कुछ समय में फिर से तियान्युआन आध्यात्मिक फल पैदा करता है। आजकल पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। भले ही तियान्युआन फल के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया गया था, लेकिन वो अब भी जीवन शक्ति से भरा हुआ था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने जॉइंट और फायर वोल्फ के क्रिस्टल कोर निकाले और उन्हें मैजिक कैट को दे दिया। उसी पल मैजिक कैट बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। इसके बाद मैंने बैंगनी क्रिस्टल शेर राजा का क्रिस्टल कोर खोदकर निकाला और फिर जादुई बिल्ली पर धीरे से गुर्राया। चलो, इस बार की कमाई को पचाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मैं तियान्युआन फल के पेड़ को मुंह में दबाए तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा। मेरा साया जल्द ही घने जंगल में गायब हो गया। उसी समय तियानिंग शहर के कॉन्फ्रेंस रूम में जिया शिंग्यू ने स्क्रीन की ओर देखते हुए अफसोस जताया। असल में वो कुछ और समय तक काले बाघ राजा का पीछा करना चाहता था। इस तरह वो उस खूंखार जानवर पर ठीक से रिसर्च भी कर पाता। लेकिन अफसोस, जंगल का ये राजा बहुत ज्यादा सतर्क है। वो उसे ज्यादा मौके ही नहीं दे रहा है। तभी एक सैन्य अधिकारी ने धीरे से प्रोफेसर से पूछा, क्या हमें पीछा जारी रखने के लिए लोगों या ड्रोन को भेजना चाहिए? जिया शिंग्यू ने कुछ देर सोचा और हाथ हिलाकर मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। ये काला बाघ राजा बहुत बुद्धिमान है। अगर हम उस पर नजर रखते रहे तो मुझे डर है कि इसका उल्टा असर होगा। शायद वो शर्मिंदगी में गुस्सा भी हो जाए और हमारे देशवासियों पर हमला कर दे। लेकिन जरूरी सावधानियां तो बरतनी ही होंगी। उसने हल्के से मेज थपथपाई और तुरंत आदेश दिया, देश के सभी शहरी इलाकों के इंचार्ज को बता दो, अगर उनका सामना इस काले बाघ राजा से होता है, चाहे सेना हो या विशेष शक्तियों वाले लोग, कोई भी उसे जानबूझकर गुस्सा न दिलाए। बच सको तो बचो। जी टाइगर भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? जादुई बिल्ली ने मुझे बिना रुके चुपचाप आगे बढ़ते देखकर उत्सुकता से पूछा। मैं रुक गया। कुछ पल सोचने के बाद मैंने गुर्राकर जवाब दिया, अभी सबसे जरूरी काम एक ऐसी जगह ढूंढना है जो सुरक्षित हो, ताकि मैं इन क्रिस्टल कोर को निगल सकूं। हालांकि बड़े वीरान पहाड़ों के ताकतवर खूंखार जानवर लगभग मर चुके हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दूसरे खूंखार जानवर मौके का फायदा उठाकर हम पर हमला नहीं करेंगे। और इंसान भी मुझ पर नजर रखे हुए हैं। अगर मैंने ज्यादा हंगामा किया तो मेरी और भी ज्यादा काबिलियतें सामने आ जाएंगी। उस वक्त इंसान खतरे को शुरुआत में ही खत्म करने के लिए शायद किसी भी कीमत पर मुझे घेरकर खत्म करने की कोशिश करेंगे। जादुई बिल्ली को जवाब मिलने के बाद उसने कुछ देर सोचा और फिर उत्साह से चिल्लाई, टाइगर भैया, उधर एक गुफा लगती है। कुछ देर बाद मैं जादुई बिल्ली को लेकर गुफा के सामने आया, ये पक्का करने के बाद कि अंदर कोई जानवर नहीं है। मैं सबसे पहले अंदर गया। तियान्युआन फल का पेड़ नीचे रखने के बाद मैंने शुरू किया बैंगनी सुनहरे शेर राजा का क्रिस्टल कोर निगलना। मेरे बगल में जादुई बिल्ली भी हूबहू मेरी नकल कर रही थी। कुछ घंटों बाद मैंने संतुष्टि भरी एक धीमी गुर्राहट निकाली। बैंगनी सुनहरे शेर राजा का क्रिस्टल कोर मैंने पूरी तरह से पचा लिया था और मुझे सफलतापूर्वक बैंगनी सुनहरी भेदन नजर और बैंगनी सुनहरी मुहर, ये 2 काबिलियतें मिली। मैं गुफा के मुहाने पर गया। मैंने थोड़ी ताकत जुटाई और फिर बैंगनी सुनहरी चंद्र भेदन का इस्तेमाल किया। मेरे मुंह से निकली बैंगनी ऊर्जा की एक मोटी किरण, जिसने पल भर में एक विशाल चट्टान को टुकड़ों में उड़ा दिया। छोटे, चलो जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने उत्साह से जादुई बिल्ली की तरफ देखा। मैं देखना चाहता था कि अब जुड़ने के बाद मेरी ताकत कितनी बढ़ती है। जादुई बिल्ली बिना सोचे समझे मान गई।
वो बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदली और तेजी से मेरे शरीर में समा गई। पल भर में एक और भी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा जोर से प्रकट हुई। मैं शान से गुफा के मुहाने पर खड़ा था। मैं जादुई बिल्ली के साथ जुड़ने के बाद हुए बदलावों को महसूस कर रहा था। बुरा नहीं है, वाकई पिछले जन्म के राजा स्तर के खूंखार जानवर के लायक हैं। मैं इससे बहुत संतुष्ट था। पहले जब मैं पहले स्तर के आखिरी चरण में था, तब जादुई बिल्ली के साथ जुड़कर मैं दूसरे स्तर के खूंखार जानवर की ताकत तक पहुंच सकता था। अब भले ही मैं दूसरे स्तर के शुरुआती चरण में हूँ, लेकिन जादुई बिल्ली के साथ से मेरी ताकत बढ़कर दूसरे स्तर के आखिरी चरण तक पहुंच गई है। और तो और अब जादुई बिल्ली के साथ जुड़ने के बाद मेरी हर तरह की सहायक काबिलियतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर पहले जादुई बिल्ली की ढाल साधारण दूसरे दर्जे के खूंखार जानवरों के हमले को नजरअंदाज कर सकती थी, तो अब ये कहा जा सकता है कि दूसरे दर्जे के सभी खूंखार जानवर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। भविष्य में लड़ाई का सामना करते हुए मैं जादुई बिल्ली की मदद से खुलकर लड़ सकता हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं जादुई बिल्ली को लेकर गुफा से निकल गया। आजकल दाहुआंग के पहाड़ों में ज्यादा ताकतवर खूंखार जानवर नहीं हैं, इसलिए रास्ते में कुछ मिले पर या तो वे मेरी ताकत से इतने डर गए कि आगे आने की हिम्मत नहीं कर सके, या फिर उन्होंने मुझसे लड़ने की बेकार कोशिश की। वे सीधे मेरे बाग के पंजों के नीचे आकर मर गए। थोड़ी ही देर में जादुई बिल्ली ने देखा कि हम शायद दाहुआंग के पहाड़ छोड़ने वाले हैं और उसने हैरानी से म्याऊं की। मैं रुका और मैंने अपने मन की बात जादुई बिल्ली को बताई। हमारी मंजिल कभी भी दाहुआंग पहाड़ नहीं थी, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जादुई बिल्ली बहुत हैरान थी। ये सवाल सुनकर मैं कुछ देर सोचता रहा और तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। इस बदलाव के बाद अनगिनत मौके सामने आए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। हर जगह के खूंखार जानवरों को कम या ज्यादा मौके मिले हैं इसका इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमी है। लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे दूसरे खूंखार जानवरों और इंसानों के कुछ समझने से पहले ही इन मौकों को अपने हाथ में लेकर अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। इसलिए जंगल और पहाड़ ही लंबे समय तक मेरा घर होंगे। और अब मैं इंसानों की नजरों में आ चुका हूँ। अगर इंसानों को मेरी क्षमताओं के बारे में पता चल गया, तो वे मुझे पकड़ने और मुझ पर तरह तरह के शोध करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इंसानों के हाथ में पड़ने से बचने के लिए मेरे पास खूंखार जानवरों की अपनी सेना होनी चाहिए। मेरे पास अब तियान्युआन फल का पेड़ है, यानी मेरे पास खूंखार जानवरों की सेना बनाने की ताकत है। बस मुझे एक इलाके की जरूरत है। टाइगर भैया, आप क्या सोच रहे हैं? जादुई बिल्ली ने देखा कि मैंने काफी देर से उसके सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हम ऐसे ही बिना किसी मंजिल के चलते रहेंगे, या फिर टाइगर भैया आपने पहले से ही कोई मंजिल तय कर ली है और मुझे बता नहीं रहे? मैंने उसकी आवाज में नाराजगी महसूस की। मैंने कुछ सोचा और फिर धीमी गुर्राहट में पूछा, क्या तुम्हें इंसानों के साथ रहना पसंद है? नहीं। जादुई बिल्ली ने सिर टेढ़ा करके थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी राय साफ कर दी। वे इंसान दूसरे खूंखार जानवरों को देखते ही लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जीत भी नहीं पाते। मुझे लगता है कि वे बेकार में मेहनत करते हैं और इंसान दूसरे खूंखार जानवरों से बहुत नफरत करते हैं। वे हमारे साथ भी वैसा ही करेंगे। अगर हम इंसानों के संपर्क में आए तो वे हमें जरूर पकड़ लेंगे। ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। जादुई बिल्ली का अच्छे बुरे का नजरिया वाकई बहुत सीधा है, लेकिन ये सामान्य है। दूसरे खूंखार जानवरों की भी लगभग यही सोच है, या यूं कहें कि यह इंसानों से नफरत करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब दोनों पक्ष मिलते हैं तो किसी एक को चोट लगनी ही है। तुम ऐसा सोचती हो तो मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम भविष्य में इंसानों के हाथ लग जाओगी। काफी देर बाद मैंने जादुई बिल्ली को इस सफर की मंजिल के बारे में बताया। युनशिया पहाड़। जादुई बिल्ली हैरान रह गई। युनशिया पहाड़, वो कैसी जगह है? उसने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने कुछ बातें चुनी जो मैं बता सकता था और जादुई बिल्ली को बताया। युनशिया पहाड़ का माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ अनगिनत रंग बिरंगे फूल हैं और तरह तरह के खूंखार जानवर भी हैं। उनके क्रिस्टल कोर आसानी से मिल सकते हैं। उस जगह पहुंचकर तुम जब चाहोगी क्रिस्टल कोर खा सकोगी। जैसा कि उम्मीद थी, ये सब सुनकर जादुई बिल्ली बहुत खुश हो गई। और मेरे युनशिया पहाड़ पर जाने की वजह असल में एक ज्यादा जरूरी काम है। मेरे पिछले जन्म में खूनी बारिश के बदलाव के कुछ महीनों बाद युनशिया पहाड़ पर एक सतरंगी कमल खिला था। वो सतरंगी कमल आसमान और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता था, जिससे पूरे युनशिया पहाड़ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया से कई गुना ज्यादा घनी हो जाती थी।
जो भी खूंखार जानवर उस पर साधना करते थे, उनकी रफ्तार बाहरी दुनिया के जानवरों से कहीं ज्यादा तेज हो जाती थी। और मैं युनशिया पहाड़ के सभी खूंखार जानवरों को जीतने और उस जगह को भविष्य में अपना इलाका बनाकर उसे मजबूत करने की तैयारी कर रहा हूँ। पता ही नहीं चला और रात हो गई। रात के अंधेरे में सफर करने का ये बिल्कुल सही समय था। मैंने धीरे से गुर्राते हुए जादुई बिल्ली को तेजी से आगे बढ़ने का इशारा दिया। चलो मॉडल।